Hello everyone, welcome to the FR free demo session by VGuide, and this session is hosted by Sir Anshul Mittal, and Meena, I your am voice is not audible. now. Is it audible? Yeah, it's fine now. Yes. So guys, this session is hosted by Sir Anshul Mittal, and I'm Mina. I work here as business development executive, and as you all know, Anshul sir is an expert tutor of ACCA. सर के रिसेंटली यूट्यूब पर 100K प्लस सब्सक्राइबर्स हुए हैं. सो आई एम हैंडिंग ओवर टू सर, एंड आपको कोई भी डाउट्स आए प्लीज बगैर झिझक के बगैर शर्माए प्लीज सब पूछ सकते हैं. आप अनम्यूट कर सकते हैं या चैट बॉक्स भी यूज कर सकते हैं. ओके, एंड प्लीज बी देयर टिल द एंड क्योंकि लास्ट में आपके लिए एक अनाउंसमेंट है related to V-Guide job portal. Okay? Yes, sir. Now you can continue. Okay, thank you, Meena. First of all, warm welcome to all the students जिन्होंने FR बैच के लिए they are planning. अब हमारा जो बैच है उस बैच में I know there would be many students जिन्होंने already नॉलेज लेवल जो है वो क्लियर कर लिया होगा. काफी स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जिन्होंने नॉलेज लेवल का एग्जाम्शन लिया है एंड फॉर देम FR is the first ACCA subject for which they are starting. FR उनका फर्स्ट ACCA का सब्जेक्ट है. काफी सारे स्टूडेंट्स होंगे. कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने नॉलेज लेवल कर लिया, स्किल लेवल का उनका FR फर्स्ट सब्जेक्ट है. तो इस क्लास को बहुत ध्यान से अटेंड करना, बहुत ध्यान से मेरी बातों को समझना. ठीक है, किसी को कोई भी डाउट आए, कुछ भी आए, यू कैन आस्क मी. सो आई एम गोइंग टू डिस्कस इन दिस क्लास. मैं कोई चैप्टर नहीं स्टार्ट करूंगा, इसमें हमने चैप्टर स्टार्ट नहीं करना, और ये कोई डेमो क्लास नहीं है. दिस इज अ प्रॉपर डिस्कशन क्लास जो एवरी वीक हमारी होगी. सो यू विल हैव एन आइडिया कि हर वीक हमारी किस टाइप की डिस्कशन होने वाली है. सो इस क्लास में तीन चीजें मैं तुमसे FR के रिगार्डिंग डिस्कस करने वाला हूं. फर्स्ट थिंग इज इंट्रोडक्शन अबाउट FR, कि जो ये FR सब्जेक्ट है ये क्या, तुम इस सब्जेक्ट में पढ़ोगे क्या. मैं हमेशा एक चीज सारे स्टूडेंट्स को बोलता हूं कि कभी भी कोई सब्जेक्ट बिना उसका बैकग्राउंड जाने मत पढ़ना, क्योंकि अगर बिना बैकग्राउंड जाने तुम कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो तो एवरी चैप्टर इज अ न्यू चैप्टर फॉर यू. कोई भी चैप्टर जब तुम पढ़ने बैठोगे, जो भी चैप्टर तुम पढ़ोगे तुम्हें लगेगा कि हाँ ये तो समझ ही नहीं आ रहा चैप्टर इसमें क्या है. लेकिन जब तुम्हारे को बेस क्लियर होगा कि सब्जेक्ट है क्या, देन उस चैप्टर का भी बेस तुम्हारे को इनिशियली क्लियर हो जाएगा, एंड देन तुम्हें वो चैप्टर पढ़ने में और ज्यादा अच्छा लगेगा. सो हमेशा कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने से पहले सब्जेक्ट के बारे में पूरा पता होना चाहिए. ठीक है, तो आई एम डिस्कसिंग अबाउट FR. निशान, जस्ट जस्ट गिव मी 1 सेकंड. ठीक है, एक बार मैं सारी चीजें बता दूं, फिर मैं जो भी डाउट्स वगैरह हैं वो डिस्कस करूंगा. जस्ट गिव मी 1 सेकंड. निशांत, तुम अपना माइक ऑफ कर सकते हो प्लीज. ओके. हाँ, थैंक यू. सो सब्जेक्ट के बारे में विल आई टेल यू अबाउट ये सब्जेक्ट है क्या, इसमें तुम्हें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो सब कुछ. ओके. सेकंड विल बी ओके एंड सेकंड विल बी एग्जाम पैटर्न ऑफ FR, के FR का एग्जाम पैटर्न क्या होगा, हाउ मच मार्क्स इज बाइफर्केटेड, कौन कौन से टाइप के क्वेश्चंस तुम्हारे आते हैं, क्या स्ट्रक्चर है एग्जाम का, वो एग्जाम पैटर्न मैं बताऊंगा. एंड थर्ड थिंग वुड बी हाउ वी आर गोइंग टू स्टडी इन वी गाइड, के वी गाइड में द हाइब्रिड क्लासेस एंड रिकॉर्डेड क्लासेस में क्या क्या चीजें तुम्हें मिलने वाली हैं, क्या क्या चीजें तुम्हारे को मैं प्रोवाइड करूंगा, सब कुछ तुम्हारे को क्रिस्टल क्लियर इस वीडियो के बाद हो जाएगा. मैं तुम सब स्टूडेंट से एक चीज एक्सपेक्ट करूंगा क्या, कि मैं जब पहला पार्ट बताऊंगा, ये पहला पार्ट खत्म होने के बाद आई विल आस्क, और जो भी डाउट्स तुम सबके होंगे. सो टिल देन प्लीज वेट, एक बार पहले सब कुछ समझ लेना, क्योंकि होगा क्या, तुम अगर कोई चीज सुन रहे हो और सुनते ही तुम डाउट पूछोगे तो हो सकता है वो चीज मैं आगे क्लियर करने वाला हूं, लेकिन पहले ही तुम वो डाउट पूछ लो. तो एक बार ये पूरा इंट्रोडक्शन वाला पार्ट खत्म होने दो. आई विल गिव यू टाइम, जिसको जो भी डाउट है वो डाउट मुझसे उसी टाइम पूछ लेना, एंड आई विल सॉल्व योर डाउट. उसके बाद ऐसे एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करेंगे, और ऐसे हम स्टार्ट करेंगे हमारा वी गाइड में क्या हो. चलो, तो विल स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट, दैट इज इंट्रोडक्शन टू FR. एंड इसमें एक चीज सारे स्टूडेंट्स माइंड में एक चीज सोच लेना, कि मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करता कि किसी बच्चे ने FA पढ़ा हुआ है. आई डोंट एक्सपेक्ट एनीवन कि किसी ने नॉलेज लेवल का FA करा हुआ है. रीजन उसका ये है, क्योंकि नॉलेज लेवल का FA तुमने करा है चाहे नहीं करा, करना अब तो पड़ेगा ही पड़ेगा. कैसे करना है वो सब कुछ मैं बताऊंगा.
ठीक है। एंड काफी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो नॉलेज लेवल की एग्जामिशन लेते हैं एंड दे स्टार्ट विद स्किल लेवल, सो इट्स अ टोटली न्यू सब्जेक्ट फॉर देम। सो अगर हम बात करें कि ये एफ आर जो सब्जेक्ट है ये है क्या, तो इसका मैं इंट्रोडक्शन तुम्हें थोड़ा सा बताता हूँ। सो इंट्रोडक्शन ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। सो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एक सब्जेक्ट क्या है। अब एक चीज जो मैं एक प्री अज्यूम करके चल रहा हूं वो मैं तुम सबको बताता हूं कि ऐसा ना हो कोई एक आधा एक्सेप्शनल स्टूडेंट यहाँ पे हो। वो क्या है, नॉर्मली या तो स्टूडेंट नॉलेज लेवल करने के बाद स्किल लेवल का एफआर सब्जेक्ट स्टार्ट करेगा, या फिर नॉलेज लेवल की उसने एग्जाम्शन ली होगी और वो एफआर सब्जेक्ट स्टार्ट करेगा। तो अगर नॉलेज लेवल की एग्जाम्शन ली हुई है दैट मींस जो 11th और 12th है उसमें कॉमर्स सबने करा हुआ है। तो क्या इस बैच में जो अभी जो वीडियो देख रहे हैं कोई भी स्टूडेंट ऐसा है जिसने अकाउंट्स अभी तक बिल्कुल नहीं पढ़ा, नॉट एसीसीए वाला, वैसे ही अकाउंट्स नहीं पढ़ा? इज देयर एनीवन जो है सिर्फ वही बताए, क्या कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जिसने अकाउंट्स अभी तक बिल्कुल टच भी नहीं करा, बिल्कुल नहीं पता अकाउंट्स के बारे में, अकाउंट्स क्या होता है? ठीक है, सो कोई स्टूडेंट नहीं है, सबने अकाउंट्स पढ़ा हुआ है, दैट मींस अकाउंट्स का बेस सबको क्लियर है। गुड। सो एफ आर सब्जेक्ट, अच्छा। सो हरमन तुमने अकाउंट्स, तुम्हें बिल्कुल नहीं पता, जीरो नॉलेज अबाउट अकाउंट्स के, व्हाट अकाउंट्स इज, डेबिट क्रेडिट वगैरह? कैन यू जस्ट स्विच ऑन योर माइक? या हेलो हरमन? सर, एम तो एम ऑडिबल? सर तो या यू आर ऑडिबल मतलब हरमन? आइडिया नहीं है। थोड़ा बहुत आइडिया है, मतलब डेबिट क्रेडिट का तो है, पर अच्छे से नहीं नहीं होता नहीं, अकाउंट। तुमने नॉलेज लेवल की एग्जाम्शन ली है? यस सर। किस बेसिस पे? अभी कॉम स्टार्ट कर लेना। तो बीकॉम तुमने फिर 11 12 में अकाउंट्स पढ़ा होगा? नहीं सर, नॉन मैथ से हूँ, बी कॉम वैसे ले ली। अच्छा, तुम नॉन मेड से हो एंड नाउ यू आर टेकिंग बीकॉम। यस। अच्छा, देखो हरमन, अगर ऐसी बात है ना तो माय सजेशन वुड बी कि जो तुम एग्जाम्शन क्लेम कर रहे हो ना, डोंट क्लेम एग्जाम्शन। और अगर तुमने स्टार्टिंग क्लेम से कर शुरू लिया तो कर दूँ? प्लीज, हाँ, नहीं, क्योंकि अभी एफ कुछ नहीं आर कर एक, रहा। अभी तुमने एग्जाम्शन क्लेम नहीं करी? नो सर। ठीक है, तो माय सजेशन वुड बी हरमन के डोंट सिलेक्ट एफ आर एज ऑफ नाउ, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है ये एक एफ ए जो नॉर्मल अकाउंटिंग है उसका एडवांस वर्जन है। इट इज एक्सपेक्टेड कि एफ आर करने के लिए स्टूडेंट को अकाउंट्स आना चाहिए। मैंने तभी ये चीज पूछी थी क्योंकि कोई ना कोई स्टूडेंट ऐसा होता है जो एक एक्सेप्शनल केस होता है, एंड मैं नहीं चाहता कि तुम एफ आर पढ़ना स्टार्ट करो तुम्हें कुछ भी समझना है। क्योंकि क्या होता है एफ आर में, ये डेबिट क्रेडिट, ये जर्नल एंट्रीज, ये तुम्हें कोई नहीं सिखाने वाला, कोई भी नहीं सिखाने वाला है, क्योंकि एफ आर में वो चीज है ही नहीं। वो ऑलरेडी तुम अकाउंट्स में एफ ए में कर चुके हो। आई स्ट्रिक्टली विल से कि एफ आर मत स्टार्ट करो, स्टार्ट विद एफ ए। एफ ए से स्टार्ट करो, एफ आर बिल्कुल बहुत प्रॉब्लम आएगी तुम्हें आगे। एफ आर है, पीएम है, बहुत दिक्कत आएगी, एंड आई डोंट वांट कि तुम किसी भी तरीके से कोई दिक्कत आए तुम्हें। ठीक है, ओके सर। हाँ जी, हाँ जी। इट्स माय सजेशन फॉर यू। बाकी तुमने एफ ए, अगर एफ ए करना है मुझसे करना है या सेल्फ स्टडी करनी है, यूट्यूब पे ऑलरेडी फ्री ऑफ कॉस्ट है, बट अगर तुम्हें मुझसे करना है तो कल मेरा एफ ए का लाइव बैच स्टार्ट हो रहा है। कल से लाइव बैच ऑल्टरनेट डेज पे इवनिंग स्टार्ट हो रहा है। मीना विल इन्फॉर्म यू अबाउट दैट, वो तुम देख लेना। बट एफ आर अभी पिक करना वुड बी अ वेरी रिस्की थिंग फॉर यू, बहुत रिस्की हो जाएगा, तुम बहुत दिक्कत आएगी तुम्हें पढ़ने में। चलो गाइस, ओके सो सर। अब हम बात कर रहे थे एफ आर के इंट्रोडक्शन की, व्हाट एफ आर इज और एफ आर में तुम क्या पढ़ोगे। सो एफ आर बेसिकली क्या है, नॉर्मली तुम सब ने अकाउंट्स पढ़ा हुआ है कि अकाउंट्स बनता कैसे, अकाउंट्स में क्या क्या चीजें हैं, डेबिट क्रेडिट जर्नल एंट्री, सबने पढ़ा हुआ है कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, ठीक है, जिसको एसीसीए में फाइनेंशियल पोजीशन बोला जाता है, वो सबने पढ़ा हुआ है। वो जो चीज हमने 11th 12th में पढ़ी है दैट इज हमारा बेस, कि अकाउंट्स का बेस क्या है। एफ आर में यू विल स्टडी कि प्रॉपर एज पर स्टैंडर्ड्स अकाउंट्स कैसे बनाते हैं, प्रॉपर एज पर स्टैंडर्ड्स अकाउंट्स कैसे बनाते हैं। और ये जो सब्जेक्ट है एफ आर,
तुम सारे, अब मैं तुम सबको, मैंने ऑडिट में भी एक चीज बताई थी, तुम्हें भी बताऊंगा, जब तुम एसीसीए बन जाओगे यू आर गोइंग टू हैव 3 फील्ड्स जहां पे तुम अपनी जॉब या काम कर पाओगे। पहला आता है तुम्हारा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, दूसरा आएगा तुम्हारा ऑडिटिंग, और तीसरा आएगा तुम्हारा टैक्स। बाकी जो फोर्थ है, लाइक तुम अपना बिजनेस करोगे, स्टॉक ट्रेडिंग, दैट इज डिफरेंट। लेकिन जो जॉब में जाना चाहता है या कुछ ऐसा प्लान करेगा स्टूडेंट, तो उनके लिए 3 ही ऑप्शन बचती है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ऑडिटिंग एंड टैक्स। अब फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जो सब्जेक्ट है, इसमें तुम्हारे को मैं बता रहा हूं एफआर, और इसके बाद जब तुम आगे जाओगे एसबीआर, इसमें तुम्हारे को क्या चीजें लिंक्ड है, क्या चीज तुम्हें पढ़ाई जाएगी। एफआर में तुम्हारे को आईएफआरएस, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, इनके अकॉर्डिंग कुछ चीजों का क्या ट्रीटमेंट होता है और उसके अकॉर्डिंग हम बुक्स कैसे बनाते हैं वो तुम्हें सिखाई जाएंगी। और ये मेजरली कहाँ पे काम आता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इंडिया की बात करूं, लेट्स से ये एक इंडियन कंपनी है, दिस इज अ इंडियन कंपनी। इस कंपनी की इंडिया से बाहर भी एक ब्रांच है, या अगर इसकी इंडिया से बाहर ब्रांच नहीं है, इट्स अ बिग कंपनी, इसको बाहर से कोई भी इन्वेस्टमेंट लेनी है, बाहर से कहीं से कोई भी इन्वेस्टमेंट इसको लेनी है। तो इंडिया में जो स्टैंडर्ड्स होते हैं वो होते हैं हमारे इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग हमारी बुक्स बनती हैं इंडिया के अंदर। और ये जो स्टैंडर्ड्स होते हैं वो काफी हद तक इसी आईएफआरएस से लिंक्ड है। ये पूरा चैप्टर है हमारा, जो चैप्टर तुम पढ़ोगे रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, वहां सब कुछ तुम्हें बताया जाएगा। तो इंडिया में इंडियन स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग बुक बनती है। लेकिन अगर तुम्हें बाहर से इन्वेस्टमेंट चाहिए, ठीक है, या तुम्हारी कोई ब्रांच बाहर है, तो तुम्हें अपनी जो बुक्स हैं इनको इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग बनाना पड़ेगा। क्योंकि होता क्या है, मेजर कंट्रीज जो हैं वो सारी आईएफआरएस फॉलो करती हैं। तो एक सिनर्जी के लिए कि तुम्हारी जो बुक्स है एज पर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉलो हो, ताकि कोई भी इन्वेस्टर हो जिसको कंपनी में पैसे लगाने हो, तुम्हारी कंपनी का आईएफआरएस के अकॉर्डिंग वो देखे क्या बुक्स हैं, किसी और की चेक करे एंड ही कैन कंपेयर। अगर तुम्हारी इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग होगी तो हो सकता है वो रिजेक्ट ही कर दे, मैं तो पैसे नहीं लगाता, क्यों, इसके तो स्टैंडर्ड्स ही अलग फॉलो हो रखे हैं। और दूसरा, अगर वो पैसे लगाएगा तो बोलेगा ठीक है पहले मैं इसको कन्वर्ट कराता हूं। तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का बहुत ज्यादा यूज इंडियन कंपनीज में जो बाहर से इन्वेस्टमेंट चाहती हैं, या जिनकी बाहर ब्रांचेज हैं, या जो फॉरेन कंपनीज है जो इंडिया में आउटसोर्स कराती हैं, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सब्जेक्ट बहुत ज्यादा प्रैक्टिकली यूज होता है। तो ये सब्जेक्ट ऐसा नहीं है कि सिर्फ तुमने पढ़ लिया F7 में, खत्म। स्किल लेवल के मोस्टली सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो तुम्हारे पूरी लाइफ यूज होने वाले हैं आगे जब तुम काम करोगे। तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में तुम्हें क्या पढ़ाया जाएगा, तुम्हें पढ़ाया जाएगा इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग कैसे हम बुक्स बनाते हैं। तो यहाँ पे पहले तुम्हारे को कुछ कुछ चीजों के बारे में बताया जाएगा, इंडिपेंडेंट चीजों के बारे में बताया जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक फाइनेंशियल लायबिलिटी होती है, एक तुम्हारा टॉपिक आता है लीज, एक तुम्हारा आता है रेवेन्यू, एक तुम्हारा होता है डेफर्ड टैक्स वगैरह, इन सब के बारे में इंडिविजुअली तुम्हें सिखाया जाएगा। उसके बाद तुम्हें सिखाया जाएगा यहाँ पे कंसोलिडेशन। अभी मैं बुक भी दिखाऊंगा, सारे चैप्टर्स भी दिखाऊंगा, अभी सिर्फ ओवरव्यू दिखा रहा हूँ। कंसोलिडेशन के दो कंपनीज, अगर मेरी एक कंपनी है, एक दूसरी कंपनी है जो मेरी सब्सिडरी है, कैसे बनती है सब्सिडरी, वो सब कुछ क्लियर होगा तुम्हारे को चैप्टर के साथ। अगर मेरी कोई सब्सिडरी है तो मैं कंसोलिडेटेड बुक्स कैसे बनाऊंगा। अगर मेरा कोई एसोसिएट है, ये पेरेंट कंपनी है, इसकी कोई एसोसिएट है, तो उसकी बुक्स को कैसे मर्ज करते हैं, दैट इज कंसोलिडेशन। ये तुम्हें सिखाया जाएगा। इसका 15 मार्क का एक क्वेश्चन आने के चांसेस हमेशा से होते हैं। दूसरा एक तुम्हें चीज सिखाई जाएगी कि प्रॉपर पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे बनाते हैं, जिसमें इन सब का ट्रीटमेंट करने के बाद, जिसे तुमने अकाउंट्स पढ़ा होगा एफए में या 11th 12th में, तो वहां पे एक चैप्टर था फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट्स। जो एफए के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने पढ़ा होगा सिंगल एंटिटी, जहां पे उनको विद एडजस्टमेंट के साथ होता है। तो ऐसे ही यहाँ पे तुम्हारा सिंगल एंटिटी का एक क्वेश्चन आएगा, जिसमें तुम्हारे को पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी पड़ेगी और तुम्हें एडजस्टमेंट्स गिवन होगी, जो एडजस्टमेंट बेसिकली ये जो चैप्टर्स तुम पढ़ोगे इससे लिंक्ड होगी। तो तुम सीधा इसका बड़ा क्वेश्चन स्टार्ट नहीं कर सकते, यू हैव टू डू ऑल दी चैप्टर्स फर्स्ट, उसके बाद ही एक बड़ा क्वेश्चन कर पाओगे। इसका भी एक 15 मार्क का क्वेश्चन आने का चांस होता है। पूरी मैं बाइफिकेशन भी मार्क्स ही बताऊंगा। थर्ड तुम्हारा जो इस सब्जेक्ट में आएगा वो आएगा इंटरप्रिटेशन ऑफ रेशोस।
कि जो भी तुम्हारी रेशोज कंपनी में, जैसे तुमने 12th 11th में पढ़ी होंगी अकाउंटिंग रेशोज, एफए में पढ़ी होंगी रेशोज, वो रेशोज का इंटरप्रिटेशन करना, खाली कैलकुलेशन नहीं, कैलकुलेशन नहीं, वो तो करना ही है, उसके तो 2-3 मार्क्स होते हैं। इंटरप्रिटेशन करना मतलब रेशो में चेंज क्यों आया है, कैसे चेंज आया है, क्या वो चेंज कंपनी के लिए अच्छा है, क्या वो चेंज अच्छा नहीं है। जैसे एक कंपनी थी, उसने एसोसिएट को एक्वायर किया, तो उससे पहले इसके रिजल्ट्स क्या थे, एसोसिएट के रिजल्ट क्या थे, एक्वायर करने के बाद रेशोज में क्या चेंज आया है, क्या वो सही है या नहीं है, कंपनी का एक्विजिशन का डिसीजन सही था कि नहीं था, उसका एक प्रॉपर एनालिसिस करके बताना, जो 15 मार्क का डेफिनेटली हर बार आता है, क्योंकि पिछले सारे अटेम्प्ट्स में इसका क्वेश्चन आया ही आया है। स्टिल आई विल से कि देयर आर 90% चांस या 95% चांस, फिर भी रिस्क नहीं ले सकते हम, लेकिन हर बार इसका 15 मार्क का एक क्वेश्चन आता है। सॉरी 15 में बोल गया, 20 मार्क, ये 20 मार्क की मैं बात करूं, मैं गलती से 15 लिख गया। 20 मार्क का एक क्वेश्चन इसका आता ही आता है। इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आ सकता है 20 मार्क का, और इसका 20 मार्क का क्वेश्चन हर बार आता ही आता है। रवि वेट फॉर सेकंड, अभी पेपर का जो फॉर्मेट है वो मैंने आगे बताना है, ठीक है, इट्स सेकंड पार्ट जो मैं बताऊंगा, ठीक है। तो ये है हमारा एफआर का, जो चीजें तुम सारी पढ़ोगे। अब मैं तुम्हें दिखाता हूं कि एफआर की ई बुक्स कैसी हैं, कैसे तुम्हें ई बुक्स जो है वो मिलेंगी, कैसे तुम उससे पढ़ोगे, प्लस जो ई बुक्स है उसको तुम्हें क्या उसको हार्ड कॉपी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, हार्ड कॉपी नहीं लोगे तो कैसे पढ़ोगे, वो चीजें मैं तुम्हें बताता हूं। तो देयर इज अ ऐप विच इज बुक शेल्फ ऐप, ये तुम्हारे पीसी में भी डाउनलोड हो सकती है, ये तुम्हारे फोन अगर तुम टैब यूज कर रहे हो कहीं पे भी डाउनलोड हो सकती है। इस ऐप में तुम्हारे को बुक्स मिलेंगी, बुक्स आर नॉट पीडीएफ्स, ये पीडीएफ्स नहीं है, दीज आर परचेज बुक्स विच इज ओनली एक्सेसिबल थ्रू दिस ऐप। और उसके बाद तुम इसका प्रिंट आउट भी नहीं ले सकते, इफ यू वांट कि चलो हम एक पेज का प्रिंट आउट ले लेते हैं, यू विल नॉट बी एबल टू टेक एनी प्रिंट आउट ऑफ दिस। ये जो बुक मेरे पास है, दिस इज फॉर, मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, दिस इज फॉर 23-24 जून 24, तुम्हारा अब सितंबर 24 में एग्जाम है, तो तुम्हें लेटेस्ट बुक्स मिलेंगी सितंबर 24 टू जून 25। अब तुम कहोगे कि सर ये आप पढ़ाओगे किस में से, मैं पढ़ाऊंगा इसी बुक में से। रीजन बीइंग, इस अटेम्प्ट में, जो ये वाला अटेम्प्ट था और नेक्स्ट अटेम्प्ट में, देयर इज नो चेंज इन दी सिलेबस। सिलेबस में कोई चेंज नहीं है, सारे क्वेश्चंस, सारा मटेरियल जो है वो पूरा पूरा सेम है। माइनर से चेंजेस हैं, वो चेंजेस तुम्हारे को सारे करा दिए जाएंगे, उसके लिए यू डोंट नीड टू वरी, बट माइनर से चेंजेस हैं जो शायद 0.01% भी पूरे सिलेबस से मैटर नहीं करते, ठीक है। तो तुम्हारे को जो बुक्स मिलेंगी वो लेटेस्ट ही मिलेंगी, डोंट वरी, तुम्हारे को 23-24 की नहीं, 24-25 की बुक्स मिलेंगी। तो इस ई बुक में अगर हम सबसे पहले देखें कि हमारे चैप्टर्स क्या क्या आते हैं, तो आई जस्ट मेक यू गो थ्रू द चैप्टर्स। तो टोटल अगर मैं चैप्टर्स की बात करूं, वी हैव 23 चैप्टर्स, वी हैव टोटल 23 चैप्टर्स। अब 23 चैप्टर्स में, जैसे कि मैंने तुम्हें बताया था कि यहाँ पे छोटे छोटे और बड़े बड़े चैप्टर्स हैं। तो जैसे ये फर्स्ट चैप्टर है कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क, ये तुम्हारा जो एफए सब्जेक्ट है उससे काफी हद तक लिंक है। ये सब्जेक्ट है, चैप्टर है, जिसमें तुम सिंपली पढ़ोगे कि हम जो ये बुक्स बनाते हैं किस बेसिस पे बुक्स बनाते हैं, क्या अजम्पशंस हम लेके बुक्स बनाते हैं, एसेट लायबिलिटीज का क्या होती है, वो सारा है कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क। सेकंड चैप्टर है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, ये मैंने तुम्हें अभी बताया था कि इसमें तुम्हें सिखाया जाएगा कि क्यों हमें आईएफआरएस फॉलो करना चाहिए, आईएफआरएस की क्या वैल्यू है, क्या इसकी बायोफिकेशन है, इसके अंदर कौन 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 सी एंटिटीज आती हैं, कैसे ये काम करता है, वो तुम्हें सिखाया जाएगा। अर्पण विल डिस्कस अबाउट इट, ठीक है, मैं इसके बारे में तुम्हें बताता हूँ आगे। टैंजिबल नॉन करंट एसेट्स, ये इंडिविजुअल चैप्टर है, इसके बारे में तुम्हें सिखाया जाएगा, और ये एफए का एडवांस्ड वर्जन है, जो F3 जो सब्जेक्ट है उसका नॉन करंट एसेट्स है, उसका एडवांस वर्जन है। इंटेंजिबल एसेट, ये भी एफए का एडवांस वर्जन है। इंपेयरमेंट ऑफ एसेट, ये बिल्कुल न्यू चैप्टर है, मैं तुम्हें इन चैप्टर के अंदर क्या है वो भी नहीं बता रहा, बिकॉज तुम्हें समझ ही नहीं आएगा, क्योंकि तुमने पढ़ा ही नहीं है सब्जेक्ट। तो मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि ये चैप्टर क्या लिंक है, इसमें से क्या चीज हो सकती है। तो ये इंडिविजुअल छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। देन रेवेन्यू एंड गवर्नमेंट ग्रांट, ये भी न्यू चैप्टर है और ये भी एक इंडिविजुअल टॉपिक है। उसके बाद चैप्टर नंबर 7 to 11, ये हमारा पूरा पार्ट है कंसोलिडेशन का। दिस इज कंसोलिडेशन का पार्ट, जो मैंने बताया था कि इसमें पहले ग्रुप्स होते क्या हैं, एसोसिएट, पेरेंट, सब्सिडरी होता क्या है, फिर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यानी बैलेंस शीट कैसे बनती है, फिर कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस कैसे बनता है,
फिर उसके बाद अगर हम किसी सब्सिडरी को सेल करते हैं तो ट्रीटमेंट क्या होगा, एसोसिएट्स क्या होते हैं, उनका ट्रीटमेंट क्या है। तो ये पूरा हमारा एक सिंगल ग्रुप है और इसको तुम ग्रुप की तरह ही पढ़ोगे। इस ग्रुप को करने के बाद जो नेक्स्ट तुम्हारे चैप्टर्स आते हैं, ये इंडिविजुअल चैप्टर्स हैं सारे, जहां पे इंडिविजुअल आइटम्स का ट्रीटमेंट तुम्हें बताया जाएगा कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, फाइनेंशियल एसेट लायबिलिटीज का क्या ट्रीटमेंट होता है, लीजिंग क्या है। अब इस चैप्टर के लिए तुम्हारे को एमए का एक टॉपिक है, वो तुम्हें पता होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट वैल्यू, जो तुमने 11th-12th में नहीं पढ़ी। जिन स्टूडेंट ने 11th-12th करी है और ग्रेजुएशन के बेस पे कंडीशनल एग्जामिशन ले रहे हैं, उनको इस चीज के बारे में नहीं पता होगा। ये सब मैं बताऊंगा कि तुम्हें कैसे कैसे कवर कराया जाए। तो ये चीज है, ये पता होना चाहिए, तभी ये चैप्टर होगा। लीजिंग, प्रोविजन इवेंट आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड, ये एफए से लिंक है तुम्हारा। इन्वेंट्रीज, ये नया चैप्टर है बिल्कुल, टैक्सेशन इंडिपेंडेंट चैप्टर है। यहां पहुंचने के बाद तुम्हारे को चीजों के इंडिविजुअल ट्रीटमेंट एज पर आईएफआरएस सिखाए जाएंगे। क्या तुम्हें आईएफआरएस नंबर लर्न करने हैं? नहीं, तुम्हें आईएफआरएस नंबर लर्न करने की जरूरत नहीं है। क्या आईएफआरएस 5 क्या कहता है, 4, नंबर लर्न करने की जरूरत नहीं है, बस पता होना चाहिए। तो यहां तक इंडिविजुअल चीजें सिखाई जाएंगी। उसके बाद तुम्हारा एक और ग्रुप आएगा जो मैंने बताया था, सिंगल एंटिटी प्रेजेंटेशन ऑफ पब्लिश फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो मैंने बताया था 15 मार्क का इसका क्वेश्चन आता है, जिसमें तुम्हारे को ट्रायल बैलेंस गिवन होगा, तुम्हारे को एडजस्टमेंट्स गिवन होगी और तुम्हारे को एक पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। ये आता है 20 मार्क का तुम्हारा क्वेश्चन। उसके बाद मैं 15 बोल गया फिर, सॉरी, 20 मार्क का एक क्वेश्चन। मैं एक्चुअली एफ ए का मेरा अभी एक डिस्कशन हुई थी ना, तो एफ ए का माइंड में चल रहा था। नेक्स्ट उसके बाद है रिपोर्टिंग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, ये थ्योरी का चैप्टर है, इसमें कुछ खास नहीं है, ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट चैप्टर है, इसका किसी से कोई लिंक नहीं है। देन नेक्स्ट आता है तुम्हारा इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जैसे कि मैंने बताया था कि इसका 20 मार्क का क्वेश्चन आता ही आता है एग्जाम में, पूरा इसका 20 मार्क का क्वेश्चन आता ही आता है हमेशा एग्जाम में। देन हमारा ये थ्योरी का चैप्टर है, दिस इज लिंक्ड विद दिस चैप्टर। देन स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, ये कैश फ्लो जो तुमने 12th में पढ़े होंगे, एफए में पढ़े होंगे, उसी से लिंक है, ये कुछ ज्यादा नए इसमें चीजें नहीं है। 20 मार्क में हो सकता है एक पार्ट इसका भी आ जाए, कि जैसे तुम्हें कंसोलिडेशन का 12 मार्क का आ गया, 8 मार्क का कैश फ्लो का आ गया, ऐसा भी आ सकता है, वो भी आगे मैं बताऊंगा बायफिकेशन में। और ये तुम्हारा सिंपल एक थ्योरी वाला चैप्टर है। तो यहां से तुम्हें जो मैंने चीजें बताई हैं, तुम्हें थोड़ी बहुत चीजें समझ आई होंगी कि सर यहाँ तो काफी सारी चीजें हमारी एफए से रिलेटेड है, बहुत सारे चैप्टर्स आपने बताए हैं जो एफए से रिलेट करते हैं, और काफी चैप्टर्स, एक दो चैप्टर आपने बताए हैं जो एमए से रिलेट करते हैं। तो यहाँ पे जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, चाहे रिकॉर्डेड चाहे हाइब्रिड, सबको मैं अपनी एफए की मैराथन वीडियोस देने वाला हूं, जिसके लिए मैं अभी बताऊंगा कब तुम्हें ये वीडियोस देखनी है। ये सबको देखनी है, चाहे तुमने एफए सब्जेक्ट कर लिया, चाहे एफए सब्जेक्ट नहीं करा, तुम्हें ये वीडियोस, मैराथन वीडियोस एक बार एफए की जरूर देखनी है। इनके नोट्स का तुम्हें प्रिंट आउट निकालने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये वीडियोस सबने देखनी है। रीजन क्या है, जब तुम इनकी वीडियोस देखोगे, तुम्हारा बेस ही वहां से क्लियर होगा, तुम्हें चीजों के बारे में पता चलेगा। अकाउंट सभी ने पढ़ रखा है, एसीसीए के अंदर उस अकाउंट्स को कैसे प्रेजेंट करते हैं, कैसे उसको ट्रीटमेंट उसका किया जाता है, जर्नल एंट्रीज अकाउंट्स के अकॉर्डिंग, वो तुम इन मैराथन वीडियो से समझ जाओगे। तो एफए की मैराथन वीडियो सभी को मिलेंगी, इनके नोट्स का प्रिंट आउट किसी ने नहीं निकालना। एमए का जो मैंने चैप्टर बताया था प्रेजेंट वैल्यू वाला, वो भी तुम्हारे को प्रोवाइड किया जाएगा पूरा चैप्टर, ताकि प्रेजेंट वैल्यू का कॉन्सेप्ट तुम्हारे को अच्छे से क्लियर हो जाए, ताकि यहाँ कहीं पे प्रॉब्लम ना आए। और वो तब तुम्हें मिलेगा जब जिस चैप्टर में रिक्वायर्ड होगा, उस चैप्टर में इसकी वीडियो तुम्हें मिल जाएगी। तो दिस इज ऑल तुम्हारा एसीसीए एफ आर का कंप्लीट बैकग्राउंड। अब इसमें जैसे कि मैंने बताया था, प्री रेक्विजिट्स हैं कि तुम्हें ये चीजें मिलेंगी और ये तुम्हें देखना पड़ेगा, बिना इसको देखे इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू कि तुम एफ आर को स्टार्ट कर पाओ। जिन्होंने एफ ए रिसेंटली पढ़ा है वो स्किप कर सकते हैं, लेकिन वैसे सबको देखना ही देखना है। अब किसी भी स्टूडेंट को जो मैंने एफआर का इंट्रोडक्शन दिया है, उस इंट्रोडक्शन के रिगार्डिंग किसी को कोई भी डाउट है, छोटा मोटा डाउट, कुछ भी पूछना है इंट्रोडक्शन के रिगार्डिंग, नॉट इस चीज के कि सर एग्जाम बाइफिकेशन क्या है, क्वेश्चन के टाइप्स क्या है, वो मैंने बताना है अभी। एफआर की इंट्रोडक्शन के रिगार्डिंग एनी वन हैज एनी डाउट, देन प्लीज आस्क मी। तुम माइक ऑन करके भी पूछ सकते हो और चैट बॉक्स में भी पूछ सकते हो।
Sir, excuse me, sir. This book, the SSA workbook of BPP, this will be provided, or I have to buy it? If you take marathon video, sorry, hybrid classes, if you take hybrid classes, ये वैसे मैंने थर्ड सेक्शन में बताना है, बट इफ यू टेक हाइब्रिड क्लासेस तो तुम्हारे को ई बुक्स, जैसे मैं बुक्स दिखा रहा हूँ, यू विल गेट दीज ई बुक्स। ये स्टडी टेक्स्ट है। ऐसी एक दूसरी बुक आती है एग्जाम किट। बेसिकली स्टडी टेक्स्ट में क्या है, इसके अंदर सारे चैप्टर्स हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल यू स्टडी दिस चैप्टर, यू जस्ट क्लिक ऑन दिस एंड वो चैप्टर ओपन हो जाएगा। सो दिस इज द फर्स्ट चैप्टर। यहां से तुम चैप्टर करोगे। उसके बाद अगर हम बात करें तुम्हारी ई एग्जाम किट कैसी होती है, सो आई विल शो यू द एग्जाम किट एज वेल। सो दिस इज द एग्जाम किट जिसमें तुम्हारे सारे क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस हैं, हर चैप्टर के रिगार्डिंग क्वेश्चंस हैं। सो दिस इज लाइक एग्जाम किट। तो एग्जाम किट में एक अच्छी बात क्या है, जो ई बुक है, 4 ऑप्शंस हैं। यू हैव टू सिलेक्ट एन आंसर, सबमिट, you will get to know if your answer is right or wrong and reason why your answer is wrong। तो ये एग्जाम किट ऐसे मिलेगी, और एग्जाम में भी तुम्हारे को इसी टाइप से क्वेश्चंस आते हैं कि 4 ऑप्शंस होंगे या जो भी डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं, इसी टाइप से क्वेश्चंस आते हैं। सो दिस इज गोइंग टू बी वेरी गुड प्रैक्टिस फॉर यू। तो एग्जाम किट और स्टडी टेक्स्ट हाइब्रिड स्टूडेंट्स को और स्टैंडर्ड वालों को स्टडी टेक्स्ट और एग्जाम किट मिलेंगी। दे डोंट नीड टू परचेज इट। Okay, हार्ड कॉपी लेनी है कि नहीं लेनी, वो मैं अभी आगे बताऊंगा। okay, that I want to. ठीक है। एनी अदर डाउट एनीवन हैज? आकाश, आज दिस सिमिलर टू सीए इंटर ग्रुप एएस? नहीं, देखो वैसे तो कॉन्सेप्ट काफी सिमिलर हैं, ठीक है, लेकिन द पॉइंट इज कि वहां के स्टैंडर्ड में तुम्हें, वहां बहुत सारे स्टैंडर्ड्स हैं, यहाँ पे इतने ज्यादा स्टैंडर्ड्स के बारे में तुम्हें नहीं सिखाया जाएगा। वहां पे स्टैंडर्ड्स का तुम्हारे को क्रैमिंग सिखाई जाता थी। बेसिकली इंडियन स्टडीज में, चाहे सीए, आई एम ऑल्सो चार्टर्ड अकाउंटेंट, यहाँ पे थोड़ा सा क्रैमिंग पे ज्यादा फोकस होता है। एसीसीए में क्रैमिंग है ही नहीं। तुम जब एसीसी के क्वेश्चंस देखोगे, थोरेटिकल क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। इस चैप सब्जेक्ट के थोरेटिकल क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। दिस इज अ थोरेटिकल क्वेश्चन, नॉट अ प्रैक्टिकल क्वेश्चन। फिगर्स नहीं है यहाँ पे कोई, क्योंकि वो तुम्हारे कॉन्सेप्ट चेक करना चाहते हैं। तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत चाहिए यहाँ पे। स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग भी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए होगी। तो इट्स नॉट कि तुम्हारे को फॉर्मूला तुमने लर्न कर लिया और हो गया, बिल्कुल नहीं। कॉन्सेप्ट क्लियर करने बहुत जरूरी है। तो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन सीए इंटर एंड यहाँ पे एफआर। निशान, डोंट वरी, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, फाइनेंशियल अकाउंटिंग की तुम्हारे को अभी मैराथन वीडियोस मिलेंगी, मैंने बोला ही है, वो सभी को मिलेंगी, तो वहां से तुम्हारी रिवीजन हो जाएगी। एनी डाउट एनी अदर स्टूडेंट हैव रिगार्डिंग एफआर? Hi, sir. हाय पारुल। Hi. सर मैंने एफआर पहले दिया हुआ है। मेरा ये री ओके, अटेम्प्ट है। प्लस अच्छा। ये मैंने एमए एफए ये सारे पेपर्स क्लियर कर चुके, बट बहुत पहले किए हुए हैं। बट आई विल गो थ्रू दी मैराथन वीडियोस एज यू सेड। बट ठीक माय है। डाउट इज सर, अगर मैं एक बार कंसोलिडेशन वाले एरिया से पहले स्टार्ट करूँ पढ़ना, इज इट ओके? हाँ, और स्टैंडर्ड्स को मैं थोड़ा, ये आईएफआरएस स्टैंडर्ड्स को थोड़ा बाद में करूँ, क्योंकि कंसोलिडेशन वाला ग्रुप पूरा अलग है एंड आई एम वेरी वीक, लाइक आई एम वेरी वीक इन कंसोलिडेशन। मुझे आज तक नहीं कंसोलिडेशन पारुल, समझ ही नहीं आया है। नहीं, आई वुडंट सजेस्ट दैट। आई वुड ओके। सजेस्ट कि तुम स्टेप बाय स्टेप चलो। रीजन क्या है, क्योंकि तुम कंसोलिडेशन अभी अगर कर लोगी, इफ यू डू कंसोलिडेशन नाउ, फर्स्ट तुमने कंसोलिडेशन की वीडियोस देख ली, उसके बाद छोटे छोटे चैप्टर्स करने शुरू करे। कंसोलिडेशन में भी पहली बात, इन 2-3 चैप्टर्स का लिंक, जैसे फाइनेंशियल लायबिलिटी हो गया, रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट, उसका थोड़ा सा लिंक हो सकता है, ठीक है, ओके। थोड़ा सा लिंक का हो सकता है। दूसरा क्या है, तुम कंसोलिडेशन अभी पढ़ने के बाद तुम बाकी सारे चैप्टर्स करोगी ना, फिर एंड तक आते आके फिर कंसोलिडेशन भूल जाओगी। तो वो स्टेप बाय स्टेप चलना, क्योंकि जब तुम कंसोलिडेशन करोगी, जब हमारा वो पूरा ग्रुप आएगा, तो उसके बाद मैं हम्म। सारे स्टूडेंट्स को एक बात क्या बोलने वाला हूँ कि एवरी डे दे हैव टू सॉल्व 120 मार्कर क्वेश्चन ऑन योर पीसी। एंड आकाश, तुम्हारा जो ये क्वेश्चन है, ये अभी मैं सॉल्व करूंगा, क्योंकि जब मैं सेकंड बार बताऊंगा एग्जाम पैटर्न, वहां पे मैंने सारी चीज क्लियर करनी है कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम में कैसे कैसे आंसर्स आएंगे, वो सब कुछ मैंने वहां पे बताना है, ठीक है। तो वो तुम्हारा डाउट सेकंड वाले पार्ट में क्लियर हो जाएगा। तो पारुल, अगर तुम ये चीज फॉलो करोगी तो गड़बड़ होगी, तो फॉलो स्टेप बाय स्टेप, अपना सीक्वेंस वाइज ही चलो। क्योंकि जब तुम ओके सर। कंसोलिडेशन कर लोगी, उसके बाद यू विल स्टार्ट डूइंग 20 मार्कर क्वेश्चन एवरी डे, 1 क्वेश्चन, एंड देन आगे के 2-3 चैप्टर्स, देन सिंगल एंटिटी, देन इंटरप्रिटेशन। तो वी हैव टू गो लाइक दैट। ओके सर, गॉट इट। ठीक है। एनी अदर स्टूडेंट हैज डाउट रिगार्डिंग एफआर का हमारा बेस?
चलो कोई डाउट नहीं है, अगर किसी का आगे कोई डाउट आता है तो दे कैन आस्क इन द ग्रुप एज वेल, आई एम ओपन टू ऑल द डाउट्स। नेक्स्ट जो पार्ट मैंने तुमसे डिस्कस करना है दैट इज हमारा इसका एग्जाम स्ट्रक्चर, कि एग्जाम स्ट्रक्चर क्या होता है, एग्जाम में कौन से टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम में कैसे तुम्हें उसको करना है, कैसे मैं तुम्हारी उन सब चीजों को फॉलो करने में हेल्प करूंगा। तो इसका जो एग्जाम पैटर्न है गाइस, ये 100 मार्क्स का है, 3 आवर्स का हमारा ये पेपर होता है। 100 मार्क्स का है, 3 आवर्स का हमारा ये पूरा एग्जाम होता है। इसमें देयर आर 3 सेक्शंस, इट इज डिफरेंट फ्रॉम ऑडिट। देयर आर सम स्टूडेंट जो ऑडिट की भी जिन्होंने आज क्लास लगाई थी, तो उनके लिए क्लियर मैं बता रहा हूं, ये इसकी मार्किंग स्कीम जो है दैट इज डिफरेंट फ्रॉम ऑडिट। यहां पे आता है एक हमारा सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। Admin, sir, I'm giving CA final, but I'm not clearing. Please help me how to prepare this subject. Admin एक काम करना, I am working professional. I will be Adi. I will require from me to complete FR portion in September exam. हो जाएगा आदि। लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर देयर, लॉट ऑफ पीपल आर देयर जो जॉब के साथ साथ करते हैं। इनफैक्ट प्रीवियस मेरा जो एफआर का बैच था मार्च में, देयर वाज अ पर्सन, हिज नेम इज साहू, मिस्टर साहू, नितिन साहू, वो भी जॉब करते हैं। एंड मेरा जो हाइब्रिड मॉडल है, ये मेरा हाइब्रिड मॉडल ही मैंने इसीलिए बनाया है कि जो स्टूडेंट्स जॉब कर रहे हैं या जो कॉलेज जाते हैं या जो जॉब करते हैं, आर्टिकलशिप करते हैं, एवरी वन कैन कंप्लीट द सिलेबस। अब पॉइंट ये आता है, लेट्स से यू थिंक कि नहीं मैं सिलेबस अगर नहीं कंप्लीट कर पाया, देन व्हाट विल हैपन। तो उसके लिए होगा क्या, एग्जाम जो बुकिंग डेट है 30 जुलाई विल बी द लास्ट डेट टू बुक द एग्जाम। ठीक है, ये लास्ट डेट होता है एग्जाम बुकिंग की। अभी वी हैव 1.5 मंथ, तो अभी यू कैन स्टार्ट स्टडिंग। 25 जुलाई को वी कैन हैव अ डिस्कशन एंड विल सी कि कितने चैप्टर्स तुम्हारे हो गए, कितना क्लियर हो गया, क्या कुछ हुआ, उसके अकॉर्डिंग वी कैन प्लान। तो टिल दैट टाइम यू स्टडी वेल। अगर लगा एग्जाम देने का तो हम एग्जाम के लिए पेमेंट करके उसको बुक कराएंगे, अदरवाइज नहीं कराएंगे। बट अभी से नहीं सोचेंगे कि नहीं हो सकता, एग्जाम अच्छे से हो जाएगा। जॉब कर रहे हो, अगर दिन के 3 आवर्स भी निकाल सकते हो, दैट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर द टाइम। हाँ, अगस्त में थोड़ा टाइम ज्यादा निकालना पड़ेगा, लेकिन अभी के लिए 3 आवर्स टिल अगस्त इज परफेक्ट फॉर यू टू कंप्लीट द पोर्शन एंड टू क्लियर द सब्जेक्ट विद गुड मार्क्स। चलो, सो आई वाज टॉकिंग अबाउट एग्जाम का हमारा जो पैटर्न है। आदि, आई एम क्लियर या कोई डाउट है अभी? No, sir. Clear. Thank you. चलो अभी ये डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद विल टॉक। सो 100 मार्क्स के हमारे 3 सेक्शन आते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। सेक्शन ए में तुम्हारे को 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कैसे आते हैं, किस टाइप के होते हैं, सब बताऊंगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे 2 मार्क ईच। 2 मार्क का एक हमारा क्वेश्चन होता है, तो सेक्शन ए हो गया हमारा 30 मार्क्स का। सो 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, 2 मार्क ईच। ऑब्जेक्टिव में क्या क्या आएगा सब बताऊंगा, दैट इज फॉर 30 मार्क्स। सेक्शन बी भी तुम्हारा 30 मार्क्स का होता है। यहां पे तुम्हारे को 3 केस स्टडीज आएंगी, 10 मार्क ईच। 10 मार्क ईच केस स्टडी होगी, और हर केस स्टडी में तुम्हारे 5 क्वेश्चंस होंगे फॉर 2 मार्क ईच। तो सेक्शन बी में क्या होगा, ये हमारा केस होगा, इसके 1 2 3 4 5 क्वेश्चंस होंगे। ऐसी 3 हमारी केस स्टडीज आएंगी। 15 क्वेश्चंस हमारे केस स्टडी में आएंगे। यहाँ भी 15 क्वेश्चंस है, यहाँ भी 15 क्वेश्चंस हैं। यहाँ बस ये है कि सारे कोई भी लिंक नहीं है, इंडिपेंडेंट है। यहाँ केस के रिगार्डिंग 5 क्वेश्चन, देन नेक्स्ट 5, देन नेक्स्ट 5। ये है हमारा सेक्शन बी। इसमें भी हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, यहाँ पे भी हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं। देन आता है हमारा सेक्शन सी। सेक्शन सी में हमारे, जैसे कि मैंने बताया था तुम्हारे को, कि 20 मार्क के क्वेश्चंस आएंगे, तो 40 मार्क का हमारा हो गया सेक्शन सी, जिसमें तुम्हारे को 20 मार्क्स के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं। 20 मार्क्स के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, फॉर टोटल हो गया 40। सो दिस इज द बाइफिकेशन ऑफ हमारा एफ आर का एग्जाम। 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन,
अगेन 30 मार्क्स, 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिवाइडेड इन 3 केस स्टडीज, और सेक्शन सी 40 मार्क्स। अब बात आती है कि हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के टाइप क्या होते हैं, सो दैट यू गेट टू नो कि सीबी प्लेटफॉर्म में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। सीबी प्लेटफॉर्म इज तुम्हारे को कॉपी पेन पे कोई आंसर नहीं देना, कंप्यूटर होगा, तुम्हारे पास कीबोर्ड तुम्हें दिया जाएगा, माउस दिया जाएगा, उसको यूज करके तुम्हारे को अपना आंसर देना है। यहाँ क्वेश्चन लिखा होगा, क्वेश्चन के साथ अब ऑब्जेक्टिव में क्या क्या आता है। पहला केस बहुत ध्यान से देखना, जो पहला केस तुम्हारा आएगा दैट इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में क्या होगा, एक क्वेश्चन होगा, इसमें तुम्हारे को 4 ऑप्शंस दिए होंगे, यू हैव टू सिलेक्ट द राइट वन, के ये राइट ऑप्शन है, और यहाँ पे नेक्स्ट का बटन होता है, नेक्स्ट का बटन प्रेस करोगे देन नेक्स्ट। अब कुछ स्टूडेंट्स को होगा कि सर अब ये जो जिस तरीके से क्वेश्चन आएगा क्या हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे, क्या ये चीजें सिखाई जाएंगी? यस, डोंट वरी अबाउट इट, वो जब तुम मॉक्स वगैरह करोगे वहां सब कुछ तुम्हें इस चीज के बारे में पूरा कंप्यूटर बेस्ड इन्वायरमेंट में सिखाया जाएगा। तो पहला आता है एमसीक्यू, जहां पे तुम्हारे को 4 ऑप्शंस होंगे, यू हैव टू सिलेक्ट वन। दूसरा आता है तुम्हारा मल्टीपल रिस्पॉन्स क्वेश्चन। मल्टीपल रिस्पॉन्स क्वेश्चन में क्या होता है कि तुम्हारे को हो सकता है 5 ऑप्शंस दिए जाएं और बोला जाए यू हैव टू सिलेक्ट 2, जो भी इसमें 2 सही है वो तुम्हें सिलेक्ट करना है, या 3 सही है वो तुम्हें सिलेक्ट करना है ये 2 मार्क्स का ही होगा, 2 मार्क्स का ही, बट तुम्हें 3 सही इसमें सिलेक्ट करना है, दैट इज मल्टीपल रिस्पॉन्स। इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है, नो पार्शियल मार्किंग। नो पार्शियल मार्किंग, नो पार्शियल मार्किंग मींस अगर मान लो इन 3 में से तुम्हारे 2 सही हैं और एक गलत हो गया, तो ऐसा नहीं है कि 2 में से 1.5 या 1 मार्क मिलेंगे, यू विल गेट अ 0 मार्क, यू विल गेट अ 0 मार्क। तीनों सही होने चाहिए तो 2 मार्क्स मिलेंगे, एक भी गलत हो गया तो 0 मार्क्स, यहां पे पार्शियल मार्किंग नहीं होती। सो दिस इज मल्टीपल रिस्पॉन्स क्वेश्चन। तीसरा आता है मल्टीपल रिस्पॉन्स मैचिंग। मल्टीपल रिस्पॉन्स मैचिंग में क्या हो सकता है कि तुम्हारे को जैसे यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, तुम्हें बताना है इसके आगे कौन सा आएगा, इसके आगे कौन सा आएगा, इसके आगे कौन सा, वो तुम्हें ड्रैग एंड ड्रॉप करके बताना पड़ेगा, दैट इज मल्टीपल रिस्पॉन्स मैचिंग क्वेश्चन। इसके अलावा तुम्हारे को ऐसे भी आ सकता है कि यहाँ पे तुम्हारे को एक बड़ा पैराग्राफ है, एक बड़ा पैराग्राफ है ऐसे, उसके अंदर एक बॉक्स यहां बना हुआ है, एक बॉक्स यहां बना हुआ है, और यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट है कि ड्रॉप डाउन में तुम्हारे को यहाँ पे आंसर सिलेक्ट करना है, क्या तुम्हारा आंसर है। इस टाइप के बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन क्वेश्चन आ सकते हैं जब तुम एग्जाम किट के क्वेश्चन, जैसे कि मैंने अभी तुम्हें दिखाई है एग्जाम किट, जब तुम एग्जाम किट के क्वेश्चन करोगे काफी चीजें तुम्हारी यहां से क्रिस्टल क्लियर होती चली जाएंगी और कॉन्फिडेंस आना स्टार्ट हो जाएगा रिगार्डिंग कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम। तभी मैं प्रेफर करता हूं कि एग्जाम किट और स्टडी टेक्स्ट अपनी ई बुक्स लो, प्रिंटेड नहीं लेनी, ठीक है। बट अब तुम कहोगे सर हमें फॉर्मुलेस बार बार बुक में से देखने पड़ेंगे, कंप्यूटर में से देखने पड़ेंगे, कैसे देखें वो मैं बताऊंगा अभी, उसके लिए डोंट वरी। तो ये तुम्हारे को देखने की जरूरत नहीं है, तुम इसकी, तभी मैं कहता हूं कि इसकी एग्जाम किट का फायदा है ताकि तुम कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम के लिए एक बार रेडी हो जाओ। तो यहां से इस टाइप के क्वेश्चन तुम्हारे आएंगे, दैट इज मल्टीपल रिस्पॉन्स मैचिंग। उसके बाद तुम्हारे आते हैं एक डायरेक्ट क्वेश्चन। डायरेक्ट क्वेश्चन क्या होगा, तुम्हारे को क्वेश्चन दिया होगा, एक बॉक्स दिया होगा, यहां तुम्हारे को फिगर लिखनी होगी, यहाँ पे कुछ भी वर्ड नहीं है, नंबर्स में तुम्हें फिगर लिखनी होगी। जैसे तुम्हारा आंसर आ रहा है 3 लाख, सो यू हैव टू राइट 3 लाख। बेसिकली एसीसीए में एवरीथिंग इज इन मिलियंस, यहाँ लैक्स में नहीं होता, यहाँ पे होता है मिलियंस में। सो ऐसे तुम्हें अपना आंसर लिखना पड़ेगा, और ये ऐसा सेक्शन है हमारा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे बच्चों के आते जाते मार्क्स कट हो जाते हैं। कैसे एसीसीए कैसे यहाँ पे बच्चों के मार्क्स काटने की प्लानिंग करते हैं। लेट्स से तुम्हारा आंसर आ रहा है 3 लाख, एसीसीए ने यहां पे छोटा सा लिखा हुआ है ब्रैकेट में आंसर इन थाउजेंड्स, तुम्हें थाउजेंड्स में आंसर देना है। दैट मींस यू विल नॉट हैव टू राइट 3 लाख, यू विल हैव टू राइट 300। तुम्हें 300 यहां पे लिखना पड़ेगा क्योंकि तुम्हें इन थाउजेंड्स आंसर देना है। अगर तुमने यहां पे 3 लाख लिख दिया, आता जाता क्वेश्चन गलत। ये भी प्रैक्टिस तुम्हारी एग्जाम किट से काफी हो जाएगी, मैं भी बताऊंगा ये सारी चीजें। उसके बाद अगर तुम्हें लिखा हुआ है, लेट से तुम्हारा आंसर आ रहा है 359261, ये तुम्हारा आंसर आ रहा है। आंसर क्वेश्चन में देना है नियरेस्ट थाउजेंड, इन थाउजेंड नहीं, नियरेस्ट थाउजेंड में आंसर देना है। सो नियरेस्ट थाउजेंड मींस कि तुम्हारे लास्ट के 3 जीरो ही आएंगे,
तो 9 के बाद तुम्हारा जैसे हम कहते हैं 359.261, तो 0.261 है, तो 0.5 से छोटा है, तो आंसर हमारा 359 आएगा। ऐसे हम यहाँ पे 359 लिखेंगे, सो 359,000। विल राइट लाइक दिस, नॉट लाइक दिस। तो छोटी छोटी चीजें तुम्हारे को सारी अच्छे से प्रैक्टिस कराई जाएंगी, ताकि सिली मिस्टेक्स की वजह से किसी भी स्टूडेंट के मार्क्स ना कटे। दिस इज द फोर्थ टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, दैट इज डायरेक्ट क्वेश्चन। याद रखना, कहीं पे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में तुम्हें जैसे इंक्रीज डिक्रीज ऐसा कुछ लिखने को नहीं आएगा। एग्जाम किट में एक दो क्वेश्चंस मिलेंगे ऐसे, बट डोंट वरी, एग्जाम में ऐसा कुछ लिखने को नहीं आएगा। नंबर्स तुम्हें टाइप करने को आ सकते हैं, दीज आर डायरेक्ट क्वेश्चन, ऑप्शंस नहीं होंगे यहाँ पे। ठीक है, सो दीज आर 4 टाइप ऑफ क्वेश्चंस दैट कैन कम इन सेक्शन ए एंड सेक्शन बी, दोनों में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस। तो 4 टाइप के क्वेश्चंस हमारे क्या हो गए यहाँ पे। पहला हो गया हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, देन मल्टीपल रिस्पॉन्स, देन मल्टीपल रिस्पॉन्स मैचिंग, और फोर्थ आ गया डायरेक्ट। ये चीज मैंने सबको क्लियर अभी क्यों की है, बिकॉज काफी स्टूडेंट्स के माइंड में एक चीज क्या होती है कि ऑब्जेक्टिव मतलब 4 ऑप्शन, 4 में से एक सिलेक्ट करना है। ये काफी स्टूडेंट्स का मिसकंसेप्शन होता है कि ऑब्जेक्टिव मतलब 4 क्वेश्चन। ये होता है मल्टीपल चॉइस का मतलब, नॉट ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मल्टीपल रिस्पॉन्स मैचिंग एंड डायरेक्ट क्वेश्चन, और यहाँ पे कोई पार्शियल मार्किंग नहीं। एक और डायरेक्ट क्वेश्चन के इसके रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट चीज, मैं सारी चीज अभी बता रहा हूं ताकि बाद में किसी स्टूडेंट को कोई डाउट ना है इस चीज के रिगार्डिंग। अब लेट से तुम्हारा आंसर आ रहा है 392.78 और एसीसीए के अकॉर्डिंग आ रहा है 392.75। हो सकता है थोड़ा बहुत पॉइंट्स में फर्क आए, तो क्या तुम्हारा आंसर एसीसीए से गलत हो जाएगा? क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन है, फिगर लिखनी है, तुमने लिखा 392.78 और आंसर था 392.75, तो तुम्हारा आंसर गलत हो जाएगा? ऐसा नहीं है। एसीसीए को पता है, स्टूडेंट्स कैलकुलेटर यूज करते हैं, स्टूडेंट कई बार पॉइंट्स 3-4 में आगे बढ़ते हैं, कई बार 2 पॉइंट्स के अकॉर्डिंग आंसर निकालते हैं, तो वो एक आंसर में रेंज बना देते हैं, जैसे 392 टू 393 या 392.5.20 से लेके 392.90। अगर इसके बीच में स्टूडेंट ने कोई भी आंसर दिया तो वो सही होगा। एग्जाम किट जो है उसमें ऐसा नहीं है, एग्जाम किट में ऐसा नहीं है, एग्जाम किट में एग्जैक्ट आंसर आना चाहिए, वरना वो इनकरेक्ट कह देते हैं। लेकिन एसीसीए में एक रेंज होती है, तो उसके लिए किसी को टेंशन लेने की जरूरत नहीं। इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तुम्हारे 30 ऑब्जेक्टिव जो बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, और 3 केस स्टडीज 10 मार्क ईच, 5 क्वेश्चन इस केस स्टडी में आएंगे। अब केस स्टडी में भी क्या है, अगर तुम्हारी ये केस स्टडी है, ये तुम्हारी केस स्टडी है, और तुम्हारा पहला, दूसरा, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ क्वेश्चन, काफी स्टूडेंट्स का डाउट ये भी होगा कि सर अगर सेकंड हमारा गलत हो गया तो क्या पूरी केस स्टडी के 10 मार्क्स नहीं मिलेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है, क्वेश्चन वाइज मार्क्स होते हैं। सो 2 0 2 2 2 यू विल गेट 8 मार्क्स। नेगेटिव मार्किंग कनन एसीसीए में नहीं है, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, सो दिस इज योर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। Now let's talk about the most important part, that is section C. अब section A और section B के रिगार्डिंग चीजें धीरे धीरे बहुत सारी सीखोगे। एक और चीज, एक्सपेक्ट ये मत करना कि प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आएंगे सारे, यहाँ थोरेटिकल क्वेश्चंस भी आते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस A और B में काफी आते हैं। When you will do exam kit, you will get to know कि हाँ काफी क्वेश्चंस आते हैं। यस आकाश, केस स्टडी हो सकता है तुम्हें, केस स्टडी में जैसे केस स्टडी में 4 पार्ट्स दिए हुए हैं, ये अलग चैप्टर का, ये अलग चैप्टर का, अलग चैप्टर का, अलग चैप्टर का। देन तुम्हारे को 5 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, 1 2 3 4 5। वो बोलेंगे फर्स्ट पार्ट में क्या लिखा हुआ उसका क्या ट्रीटमेंट होगा, सेकंड में क्या लिखा उसका क्या होगा, ऐसा भी हो सकता है। तो वी हैव टू बी ओपन माइंडेड, कहीं से कुछ भी आ सकता है, नॉट लाइक अ सिंगल चैप्टर। 3-4 चैप्टर से कंबाइंड क्वेश्चन भी केस स्टडी में बिल्कुल आ सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हमारा जो सेक्शन सी है, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन, क्योंकि यही वो सेक्शन है जहां पे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स या तो अच्छा स्कोर कर पाते हैं या काफी कम स्कोर कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टाइपिंग, कंप्यूटर में एक्सेल बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है। नहीं, अभी मैंने बताया कि सेक्शन बी में भी पार्शियल मार्किंग नहीं है। अगर तुम्हारा एक क्वेश्चन गलत हो, मैंने बताया था ना अभी कि अगर एक में 5 क्वेश्चन है, तुमने एक गलत कर दिया, 4 सही करें, तो इसके तुम्हारे को 0 मार्क मिलेंगे, और वो तुम्हारा नो पार्शियल मार्किंग है।
अगर इसमें दो सिलेक्ट कर, चार पांच में से तीन, दो सिलेक्ट करने थे, एक गलत कर दिया तो यू विल गेट अ 0। नो पार्शियल मार्किंग इन सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। अब बात आती है हमारा सेक्शन सी। सेक्शन सी में तुम्हारे को कैसे क्वेश्चंस आएंगे, ध्यान से देखना। अंकुश, एक्सेल कोर्स करने की जरूरत नहीं है, वो मैं तुम्हारे को अपनी वीडियोस के साथ ही करा दूंगा। यू डोंट नीड टू डू एनी एक्सेल कोर्स। सिर्फ एक्सेल में टाइपिंग करनी है। करना कैसे एक्सेल में, वो सब कुछ तुम्हारे को मैं ऑलरेडी वीडियो में बता दूंगा। अपनी मेरी वीडियो है, मैंने एक्सेल में ही क्वेश्चन सॉल्व करवाए हुए हैं फॉर योर बेनिफिट, कि मैंने पूरा एक्सेल यहाँ पे क्वेश्चन, यहाँ पे सॉल्यूशन पूरा कराया हुआ है। इट वुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू, डोंट वरी अबाउट इट, यू डोंट नीड टू डू एनी एक्सेल कोर्स। तो सेक्शन सी के क्वेश्चंस कैसे आते हैं, पहले मैं बात करता हूं कंसोलिडेशन या सिंगल एंटिटी के क्वेश्चंस की, कंसोलिडेशन या सिंगल एंटिटी के क्वेश्चंस की। ठीक है, अब ये तुम्हारा है कंप्यूटर, दिस इज योर कंप्यूटर, ये स्क्रीन है। स्क्रीन में क्या होगा जब तुम सेक्शन सी के क्वेश्चंस करोगे, वो सब कुछ तुम्हें धीरे धीरे पता चलेगा। ये मत सोचना मुझे आज ही पूरी एफआर की नॉलेज लेनी है, मुझे आज ही सेक्शन सी के क्वेश्चन देखने हैं। नहीं, आज नहीं देखने की जरूरत, धीरे धीरे सब कुछ करेंगे। आज देखोगे टेंशन में आ जाओगे, धीरे धीरे करोगे, माइंड चीजें एक्सेप्ट करनी धीरे धीरे शुरू कर देगा। एकदम से अगर काफी ज्यादा चीजें पढ़ो तो समझ नहीं आती, आराम आराम से ब्लॉक वाइज पढ़ो तो समझ आती है। तो जल्दबाजी नहीं करनी है। तो सेक्शन सी में कंसोलिडेशन सिंगल एंटिटी का क्वेश्चन कैसे आएगा, यहां पूरा क्वेश्चन लिखा होगा, जैसे ट्रायल बैलेंस बना हुआ है तुम्हारे को, यहाँ फिगर्स हैं, इधर एडजस्टमेंट्स दी हुई है काफी ज्यादा, 1 2 3 काफी एडजस्टमेंट्स हैं, एक दो एडजस्टमेंट्स यहाँ पे भी हैं। उसके बाद तुम्हारा पहला क्वेश्चन आया, जैसे प्रिपेयर फाइनेंशियल पोजीशन या प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड फाइनेंशियल पोजीशन। एक बॉक्स यहां पे बना होगा, जो तुम कंप्यूटर में एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन करोगे वही चीज यहाँ पे होगी, लेकिन यहाँ बहुत लिमिटेड है, बहुत सारे फॉर्मुलेज नहीं होते। तो पूरा ऐसे तुम्हारे पास एक्सेल बना होगा लाइक दिस। अभी कोई ये नहीं सोचेगा कि सर इसकी कोई वीडियो भेज दो, क्योंकि कोई फायदा नहीं है, मैं तुम्हें वीडियो दिखा दूंगा कुछ समझ ही नहीं आएगा, बाद में बताऊंगा। तो ऐसे एक्सेल बना होगा ब्लैंक, तुम्हें बिल्कुल पूरे फॉर्मेट में इसमें टाइप करके अपना पूरा आंसर लिखना है, पूरी फॉर्मेटिंग इसकी करनी है। हेडिंग प्रॉपर होनी चाहिए कि तुम यहाँ पे हेडिंग लिखोगे प्रॉपर, सारी चीजें प्रॉपर, यहाँ फिगर लिखोगे, फॉर्मुलेज यहाँ पे तुम्हें लिखने हैं कि क्या प्लस कर रहे हो क्या माइनस, प्रॉपर वर्किंग नोट्स तुम्हारे यहाँ पे बनेंगे एक्सेल में। तो वो सब कुछ तुम्हें एक्सेल में टाइप करना होगा, कुछ भी प्रीफिल नहीं आएगा, वर्ड सब कुछ लिखना, जैसे नॉन करंट एसेट टोटल, बिल्कुल ब्लैंक एक्सेल होगा। एवरीथिंग यू हैव टू टाइप हियर। इस तरह से कंसोलिडेशन या सिंगल एंटिटी का क्वेश्चन आता है। स्प्रेडशीट गिवन होगी जहां पे तुम्हें पूरा आंसर अपना टाइप करना पड़ेगा। अब इसके लिए मैंने एटलीस्ट 10 to 15 वीडियोस बनाई हैं, जहां पे पूरा एक्सेल में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो तुम्हारे सिलेबस के हैं वो मैंने एक्सेल में सॉल्व करके दिखाए हुए हैं, प्रॉपर फॉर्मेटिंग के साथ, प्रॉपर फॉर्मुलेस के साथ, कि तुमने अगर इसमें से 3 4 5 वीडियोस भी देख ली ना, तुम्हें पूरा फॉर्मेट समझ आ जाएगा कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो तुम्हें कोई कोर्स करने की जरूरत नहीं है इस चीज की कि एक्सेल में क्या है, वो सब कुछ तुम्हें यहाँ से क्लियर हो जाएगा। बेसिक अगर एक्सेल के बारे में, कि अगर तुम्हें एक्सेल के बारे में बिल्कुल नहीं पता, ऐड सब्ट्रैक्ट सेल वगैरह क्या होते हैं, तो उसके लिए मैंने यूट्यूब पे ऑलरेडी एक वीडियो एक्सेल की बनाई हुई है, एक्सेल फॉर बिगिनर्स। वो अगर किसी को रिक्वायर्ड होगी तो मैं उसके साथ ग्रुप में शेयर कर दूंगा, अभी नहीं शेयर करूंगा, बिकॉज ऑफ कोर्स सबने कुछ ना कुछ एक्सेल में करा ही होगा अभी तक। अगर किसी को रिक्वायर्ड होगी जब भी, अभी तो रिक्वायर्ड किसी को नहीं, क्योंकि अभी तो क्वेश्चन नहीं आ रहा इसका, जब रिक्वायर्ड होगा मुझे बताना, आई विल शेयर दैट वीडियो, यू कैन वॉच दैट वीडियो एंड यू विल गेट टू नो अबाउट द बेसिक्स। कंसोलिडेशन एंड सिंगल एंटिटी का क्वेश्चन तुम्हारे को इस टाइप से आएगा। अब बात आती है तुम्हारा कि इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन कैसे आता है। सो दिस वाज कंसोलिडेशन। अब आता है इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन तुम्हारे को कैसे आएगा। इसी तरह से क्वेश्चन आएगा, काफी सारी चीजें हो सकती हैं। व्हेन यू लुक एट लॉट ऑफ क्वेश्चंस एंड सॉल्यूशंस यू विल गेट टू नो। यहाँ पे लिखा होगा पहला, जैसे 3 4 क्वेश्चंस यहाँ पे गिवन होंगे, तुम्हें क्या करना होगा, सबसे पहले यहाँ पे इन्होंने एक बॉक्स बनाया होगा। जैसे कई बार क्या हो सकता है, जैसे क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हैं, पहला कैलकुलेट रेशो बिफोर एंड आफ्टर एक्विजिशन। तो तुम्हारे को बॉक्स बना होगा, यहाँ पे ऐसे बॉक्स बना होगा कि 3 रेशोज निकालनी है बिफोर एंड आफ्टर एक्विजिशन, तो तुम्हें ये रेशोज यहाँ पे निकाल के फिगर्स देनी है अलॉन्ग विद वर्किंग। सेकेंड पार्ट इसका आएगा एक्सप्लेन
दी रेशियोज, सारी रेशियोज तुम्हें एक्सप्लेन करनी है। तो उसमें क्या होगा, अब यहाँ पे एक्सेल नहीं होगा, दिस विल बी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, कि पूरी एक ब्लैंक शीट होगी। यू हैव टू टाइप योर कंप्लीट आंसर, पूरा आंसर तुम्हें वर्ड फॉर्म में टाइप करना पड़ेगा विद फिगर्स, कि रेशो पहले इतनी थी, अब रेशो इतनी है, इस चीज की वजह से रेशो में ये चेंज आया है, कंपनी को ये चीज नहीं करनी चाहिए थी, इसकी वजह से रेशो उसकी खराब हो गई, या इस चीज को करने की वजह से रेशो और अच्छी हो गई। अगर कंपनी रेशो ठीक करना चाहती है तो कंपनी को ये चीज और करनी पड़ेगी। ऐसी एक्सप्लेनेशन तुम्हें वर्ड फॉर्म में लिख के देनी पड़ेगी इनको, अलॉन्ग विद जहां जहां पे जो भी फिगर्स वगैरह लिखनी है, फिगर्स बतानी पड़ेंगी। जैसे पहले रेशो इतनी थी, ये फिगर में लिखना पड़ेगा, नाउ द रेशो इज दिस, द रीजन इज इतनी फिगर में ये चेंज यहाँ पे आया है। वो जब तुम पढ़ोगे तब तुम्हें पता चल जाएगा, देयर इज नो वर्ड लिमिट, कोई वर्ड लिमिट नहीं है। तो ये चीज के लिए अब तुम कहोगे कि सर ये चीज के लिए हमें पता कैसे चलेगा क्या लिखना है कैसे लिखना है, वो अभी नहीं पता चलेगा किसी भी स्टूडेंट को। इसके लिए जब इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस करोगे, एक याद रखना, रीडिंग इज द की। इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस के लिए रीडिंग इज द की। मतलब जब तुम इंटरप्रिटेशन चैप्टर करोगे, तुम्हें इसके काफी सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, काफी सारे क्वेश्चंस तुम्हारे को इसके प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। और प्रैक्टिस करने से पहले तुम्हें क्वेश्चंस के सॉल्यूशन देखने पड़ेंगे 3-4 के, सो दैट यू गेट टू नो जो चीज तुम्हारे माइंड में है कि रेशो तो चेंज हुई है, लेकिन उससे इंपैक्ट क्या हुआ है, क्यों रेशो चेंज हुई है। यू विल रीड एटलीस्ट 5 to 6 क्वेश्चंस बिफोर अटेम्प्टिंग अ क्वेश्चन, ताकि तुम्हारे को ये चीजें पढ़ पढ़ के कॉन्सेप्ट क्लियर हो। इस तरह से तुम्हारे को सेक्शन सी के क्वेश्चंस आते हैं। इंटरप्रिटेशन का 20 मार्क का क्वेश्चन अभी तक तो हर बार आया है, एंड इट इज एक्सपेक्टेड कि आगे भी इसका एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। इस क्वेश्चन में हो सकता है 2 पार्ट्स हो, 3 पार्ट्स हो, जैसे मैंने बोला रेशियोज निकालना। कई बार इसमें एक और पार्ट आता है कि कंसोलिडेशन में खाली प्रॉफिट एंड लॉस बनाओ, उसके बाद रेशियोज निकालो, उसके बाद इंटरप्रिटेशन। तो कैसे भी हो सकता है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन काफी सारी यहाँ पे आ सकती है। बट दिस इज 20 मार्कर क्वेश्चन विच इज अ सब्जेक्टिव क्वेश्चन। एग्जाम फॉर्मेट में, पेपर पैटर्न में कोई किसी को डाउट, कि कल को कोई स्टूडेंट कंफ्यूज ना हो कि ऐसा भी हो सकता था, ये कहां से आ गया वो कहां से आ गया, या तुम्हें कुछ लग रहा है कि कुछ भी पूछना है मुझसे, तो यू कैन आस्क, माइक भी अपना अनम्यूट करके, या फिर यू कैन टाइप। Sir, I'm Rehan, sir, Hassan from Bangladesh. Sir, the thing यस is हसन। that in section C, how many time will be provided to complete the section C? टाइम कंप्लीटली यू विल गेट 3 hours, इट्स अप टू यू हाउ यू मैनेज इन बिटवीन 3। ऐसा नहीं Oh, होगा कि हर क्वेश्चन का एक स्पेसिफिक टाइम होगा। टोटल 3 hours तुम्हारे होंगे टिल स्टार्ट एंड एंड। बीच में इट्स टोटली अप टू यू हाउ यू मैनेज द टाइम इन बिटवीन 3 okay, sections। okay, sir. Okay, sir. अर्पण, यस यू विल गेट अ रफ पेपर, एक पेपर तुम्हारे को मिलेगा। यू कैन टेक कैलकुलेटर विद यू, एक पेन तुम्हारे को मिलेगा, तुम ये सब कुछ मिलेगा, डोंट वरी। Sir, they will provide the rough paper, sir. And देखो, आई सजेस्ट टू स्टूडेंट्स कि जब भी तुम किसी सेंटर में जाओ, अपना पेपर एक तो खुद लेके जाओ, पेपर लेके जाना है सबने। okay, पेपर लेके जाने के बाद कई बार होता है वो पेपर चेक करके शायद अलाउ कर दे, कई बार वो हो सकता है ना अलाउ करें। बट कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स पेपर नहीं लेके जाते, और वहां पे वो दिक्कत करते हैं कि नहीं आपको पेपर घर से लाना चाहिए था, हमारे पास तो है नहीं, फिर यू हैव टू बाय फ्रॉम अ स्टेशनरी okay, शॉप। तो घर से ब्लैंक पेपर्स ले जाना, 10-15 okay, ले जाना, बिल्कुल ब्लैंक पेपर्स। अगर okay, वो अलाउ करें ठीक है, अगर नहीं अलाउ करें तो वो खुद दे देंगे तुम्हें। अंकुश, कैन वी प्रिपेयर 2 पेपर्स एट सेम टाइम? बिल्कुल कर सकते हो, कर सकते हो। और एफआर के साथ जो सब्जेक्ट तुम्हें पिक करना चाहिए, दैट शुड बी ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस। क्यों? इसकी वीडियो तुम्हारे को मेरे यूट्यूब पे मिल जाएगी, इसमें तुम्हें पता चलेगा एफआर जो तुम ये चीजें यहाँ पे बनाओगे, उसी का तुम्हें ऑडिट करना है, वही चीजें तुम्हें ऑडिट करनी है। तो यस, यू कैन गिव 2 पेपर्स एट अ टाइम। इसके लिए क्या चीज हो सकती है, मैं तुम्हें किसी भी स्टूडेंट को ये नहीं बोलूंगा कि पहले से ही ये सोचो कि मैं 2 पेपर्स 100% देने वाला हूं। तुम ये सोचो कि मैं प्रिपेयर दोनों पेपर्स के लिए करूंगा, एंड जो एग्जाम बुकिंग की लास्ट डेट होती है, बुकिंग से 5 दिन पहले, 5 days बिफोर द एग्जाम, आई विल सी कि मेरा कौन सा सब्जेक्ट कितना प्रिपेयर है, कौन सा कितना पेंडिंग है। ऐसा तो नहीं है कि एक सब्जेक्ट काफी प्रिपेयर हो गया, एक बिल्कुल नहीं हुआ। दोनों एग्जाम बुक कर लोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो स्टार्ट स्टडिंग बोथ दी सब्जेक्ट्स, एंड बाद में देखो कि कौन सा सब्जेक्ट ऐसा है जो तुम्हारा वीक है। अगर दोनों स्ट्रॉन्ग चल रहे हैं तो यस यू कैन गिव बोथ द एग्जाम। एक वीक चल रहा है तो ऑफ कोर्स तुम उसको बाद में दे सकते हो, पढ़ लो साथ साथ, बाद में दे सकते हो और एक एग्जाम दे दो। बट यस यू कैन गिव 2 एग्जाम्स एट अ टाइम।
ओके, नेक्स्ट जो डाउट है, Sir, आदि, एट द टाइम ऑफ लेक्चर डू वी नीड टू मेंटेन आवर नोट्स इन एक्सेल और फिजिकल बुक्स? नोट्स तुम्हारे को कुछ भी बनाने की जरूरत नहीं है आदि, सब कुछ मैं तुम्हें दूंगा, नोट्स वगैरह सब कुछ मैंने देने। तुम्हें कोई नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ पढ़ाई करनी है, स्टडी करनी है, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। एंड क्वेश्चन जो ये सेक्शन ए बी वाले क्वेश्चन है, ये तुम सारे एग्जाम किट में से करोगे, इसके लिए तो कॉपी पेन चाहिए होगा कैलकुलेशन लिखने के लिए, कि ये लिखना, फिर मल्टीप्लाई, ये चीज वो लिखने के लिए रफ पेपर चाहिए होगा, बट एग्जाम किट में तुम इसके क्वेश्चंस करोगे। सेक्शन सी के जब तुम क्वेश्चंस करोगे, तो सेक्शन सी के क्वेश्चंस करते हुए ये तुम्हारे को एक्सेल में करने हैं। यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन डायरेक्टली इन एक्सेल, कॉपी पेन पे नहीं करने हैं। आकाश, सर अभी मैंने रजिस्ट्रेशन करवाया सीसीए में और मेरा सितंबर में सीए इंटर का ऑडिट क्लियर होता है, तो मैं उस टाइम पे एग्जाम्पशन क्लेम कर सकता हूँ ऑडिट का? आकाश, एक काम करते हैं, दिस डिस्कशन विल डिस्कस अबाउट आफ्टर द क्लास, ठीक है ना? वो एक बार सीए वगैरह वाला बाद में डिस्कस कर लेंगे। Sai sir, doubt regarding section B. So we choose one incorrect option in B. Any question we would get? नहीं, अभी मैंने बताया था, मुझे आई डोंट नो योर नेम बिकॉज इट्स रिटन स्टूडेंट। ऐसा नहीं है, अगर सेक्शन बी में तुम्हारे 5 क्वेश्चंस हैं, एक तुमने क्वेश्चन गलत कर दिया तो उसके 2 मार्क्स तुम्हें नहीं मिलेंगे, बाकी आंसर्स तुमने सही किए हैं तो सबके 2 मार्क्स मिलेंगे। तुम सोचो ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 5 अलग अलग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये, दीज आर 5 डिफरेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। एक अगर गलत हो गया तो उसके मार्क्स कटेंगे, पूरी केस स्टडी के मार्क्स नहीं कटेंगे। ठीक है, वेरी गुड गाइस दैट यू आर sir, इंटरैक्टिंग एंड यू आर आस्किंग डाउट। यस पारुल। सर मैंने अभी ऑडिट का पेपर दिया है और मैंने मतलब एफआर तो मैं आपके साथ कर ही रही हूँ। और अगर मेरा ऑडिट का पेपर निकल जाता है तो मैं क्या एफआर के साथ पीएम ले सकती हूँ क्या? पीएम मेरा कैन पीएम स्टार्ट मैंने स्टडीइंग पढ़ा। पीएम, यू कैन डेफिनेटली स्टार्ट स्टडीइंग पीएम, कि तुम पीएम पढ़ना स्टार्ट कर दो पारुल। ठीक है ना? ओके तुम ये मत सोचो ऑडिट निकल जाता है, वो रिजल्ट आएगा तब तक वेट करोगी, तो इससे बेटर है अभी से तुम एफआर और पीएम स्टार्ट कर दो। सर, इज ठीक इट है, अ यू वाइज चॉइस? बिकॉज प्रशांत सर से बात हुई थी तो प्रशांत सर कह रहे थे कि अभी आप वन वन सब्जेक्ट पे ही फोकस करो बिकॉज एक्चुअली मेरा पारुल वो तुम्हारा वो ऑडिट की वजह से था, तुम्हारा जो प्रीवियस setback। एग्जाम्स वगैरह हैं उसके अकॉर्डिंग है। तो मैं भी पर्सनली तुम्हें ये सजेस्ट करूंगा कि अभी तुम वेट फॉर ऑडिट रिजल्ट एंड गिव वन पेपर ओनली। एक बार एफआर क्लियर हो जाए उसके बाद फिर नेक्स्ट अटेम्प्ट में यू कैन प्लान 2 पेपर्स। अभी एक पे ही फोकस करो। सो आई शुड वेट टिल 15 जुलाई, एक बार ऑडिट का थोड़ा क्लियर हो एफआर तो जाए। स्टार्ट कर ही दो ना, एफआर तो स्टार्ट कर ही दो, व्हाई टू वेट? सर एफआर तो मैं स्टार्ट कर ही रही हूँ, मतलब आपके साथ है ये। ऑडिट भी मेरा पेपर अच्छा गया था सर, बट वही है ना कि एक थोड़ा अंदर से डर बैठ गया है कि अगर निकल गया नहीं निकला, क्योंकि कोई प्रीवियस बात नहीं, तुम अटेम्प्ट्स में छोड़ दो उस बात को पारुल, लीव दैट थिंग। ओके। तुम एफआर अभी पढ़ना स्टार्ट करो, और रिजल्ट जो भी है ऑडिट का, अभी तुम्हें सिर्फ हाँ सितंबर अटेम्प्ट के लिए एफआर ही करना है, कोई और पेपर मत पिक करो। ठीक है, अभी सिंगल पेपर करके दो एंड सी ठीक है। कि तुम्हारा रिजल्ट अब कैसा आ रहा है। अगर रिजल्ट अच्छा आता है देन सितंबर के बाद दिसंबर अटेम्प्ट में यू कैन प्लान फॉर 2 पेपर्स। ओके सर, गॉट इट। ओके सर। प्रणव, हाउ टू डिटरमाइन द लेंथ ऑफ रिपोर्ट फॉर 20 मार्क्स? प्रणव, उसके लिए मैं बैठा हूं। तुम जब क्वेश्चन मेरे जो सॉल्यूशंस देखोगे तुम्हें पता चल जाएगा कितने लेवल तक के वर्किंग नोट्स बनाने हैं, कितना फॉर्मेटिंग करनी है, क्या ऐसे करना है, वो सब तुम्हारे को वीडियो से क्लियर हो जाएगा। और जो लेंथ ऑफ रिपोर्ट से डिटरमाइन कैसे करोगे वो तुम्हें पता चलेगा, मैंने अभी बताया था, रीडिंग इज द की। व्हेन यू विल स्टार्ट रीडिंग, व्हेन यू विल स्टार्ट रीडिंग क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस पढ़ोगे तो तुम्हें अपने आप समझ आना स्टार्ट हो जाएगा कि कितना तुम्हें वहां पे लिखना है। स्निग्धा, व्हाट अबाउट वीकली प्लानर? अभी स्निग्धा एक बार ये वाला टॉपिक क्लियर हो जाए, फिर नेक्स्ट हमारा आएगा दैट इज हाउ वी आर गोइंग टू प्लान स्टडी इन वी गाइड। तब मैं सारी चीजें बताऊंगा कि वीकली प्लानर डिस्कशन क्या होगा, हाइब्रिड में, रिकॉर्डेड में क्या क्या सबको मिलने वाला है, वो मैं अभी बताऊंगा इसके बाद। Sir, I want to ask one question. Sir, यस हसन। in multiple response question and in MRM, what is the system actually? How I will answer those questions? Multiple response question, Hasan, is basically like you will get 5 options and it will Okay. be asked which 2 options out of these 5 are correct. So you have to tick on the 2 options which are correct. So when you will Okay. tick 2,
then Okay. you will get to know, and अगर वो सही होते हैं, if they are correct, then you will get 2 marks. If like your first answer is right, second answer is wrong, this is the right answer, then you will get 0 marks. Okay. Okay, sir. Got it, sir. Sir, one ठीक है. last thing I want to tell, sir. Sorry for, sir. The नहीं, thing is that, that's fine, Hasan. no, sir. The thing is that, sir, yesterday I was doing one question in Excel, and when I was doing the whole profit and loss and all those comprehensive statement and balance sheet, it took around 1 hour for me, and I am quite concerned about it. That हसन, वो लगता है वो अभी 1 आवर लगेगा. ठीक है, इनिशियली इट विल टेक 1 आवर. जब भी कोई स्टूडेंट स्टार्ट करता है अपना सेक्शन सी का क्वेश्चन, बहुत सारे स्टूडेंट को तो 1.5 आवर्स भी लग जाते हैं, मतलब 1.5 घंटा भी लग जाता है. लगेगा, बिल्कुल लगेगा, एंड लगना चाहिए. इनिशियल फेजेस में व्हेन यू विल डू सेक्शन सी क्वेश्चन, योर टारगेट इज नॉट टाइम मैनेजमेंट. योर टारगेट इज टू गेट द करेक्ट आंसर, कि मेरा फॉर्मेट सही है, आंसर सही है, सारी मेरी एडजस्टमेंट्स करेक्ट है. Okay, sir. फर्स्ट प्रायोरिटी फॉर फर्स्ट 3-4 क्वेश्चंस वुड बी करेक्ट आंसर आना चाहिए. जब करेक्ट आंसर आना स्टार्ट हो जाएगा, एंड देन यू विल स्टार्ट डूइंग क्वेश्चन, फर्दर क्वेश्चंस, यू विल ऑटोमेटिकली सी के फॉर्मेट तुम्हारे माइंड में ऑलरेडी जा चुका होगा. यू नो कि कौन सी चीज कहाँ लिखनी है, कैसे लिखनी है, फॉर्मेट कैसा बनाना है, वर्किंग नोट्स कहाँ कहाँ आएंगे. ऑटोमेटिकली टाइम जो है इट विल स्टार्ट रिड्यूसिंग. एंड उसके लिए डोंट वरी, मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराने हैं. जुलाई ऑनवर्ड्स मैंने सारे स्टूडेंट्स को यही बोलना है, जैसे ही सबका कंसोलिडेशन हो जाएगा, कि हर रोज कंसोलिडेशन का एक सेक्शन सी क्वेश्चन करना है कंप्यूटर में सॉल्व. एंड आई विल आल्सो चेक योर क्वेश्चन. जो हाइब्रिड वाले स्टूडेंट्स होंगे, आई विल चेक योर सेक्शन सी क्वेश्चन. तुम एक्सेल करके मेरे को भेजोगे, आई विल चेक इट एंड बताऊंगा वहां पे क्या क्या कमी है. तो वहां से ये सारी चीजें कवर हो जाएंगी. Sir, last one thing, sir. Sir, I am a bit bad in in मैं थोड़ा कच्चा हूँ in writing, in typing में मैं ज़्यादा फास्ट नहीं हूँ, सर. तो कोई बात नहीं हसन. देखो, मैं आई गिव यू प्रैक्टिकल एग्जांपल. मेरे ऑफिस में मैंने अपना एक ऑफिस बॉय रखा है. ठीक है, ही इज अ 10th पास स्टूडेंट. ऑफिस बॉय मैंने रखा था. ही डोंट 10th पास स्टूडेंट से वी कैन नॉट एक्सपेक्ट कि उसको काफी कंप्यूटर आता होगा. मैंने उसको 1 महीने पहले आई गेव हिम अ बुक कि इसमें ये चैप्टर जो है वो टाइप करने शुरू कर दे. ही स्टार्टेड टाइपिंग एवरी डे फॉर 2 आवर्स एवरी डे. आज की डेट में उसकी स्पीड इतनी है कि जो स्पीड पहले थी उससे 10 टाइम 20 टाइम ज्यादा उसकी स्पीड बढ़ गई, ओनली बिकॉज ऑफ प्रैक्टिस. तो जो प्रॉब्लम ये है टाइम की कि हाँ मुझे क्वेश्चन में करने में टाइम ज्यादा लग रहा है, फॉर्मेट बनाने में, वो सब कुछ प्रैक्टिस के साथ ही ठीक होता है. टाइपिंग इज ओनली विथ प्रैक्टिस. हम कीबोर्ड के अपने रट्टा नहीं मार सकते, ए यहाँ एस यहाँ, कभी नहीं हो सकता. When you start typing a lot, अगर टाइपिंग की प्रॉब्लम है, आई वुड से कि अपने घर में कोई भी न्यूज़पेपर या कोई बुक है, वो बुक लो. बुक लेके हर रोज का एटलीस्ट 30 मिनट्स की टाइपिंग प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो. एवरीडे टाइपिंग प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो. उससे क्या होगा, टाइपिंग स्पीड बढ़ जाएगी बहुत ज्यादा. ठीक है, एंड वो चीजें मैं इंडिविजुअली सबके साथ डिस्कस करूंगा. वो जब हमारा बैच स्टार्ट हो जाएगा, दैट मींस जो नेक्स्ट डिस्कशन होगी उसके बाद हम वो सारी बातें करेंगे. रवि सर, व्हाट टाइम वी शुड कंसीडर एज आइडल फॉर दोस क्वेश्चंस? रवि देखो, आइडल टाइम ना कभी किसी के लिए कुछ होता है, कभी किसी के लिए कुछ होता है. मैं अगर, क्योंकि सबके लिए अपना टाइम होता है. सम स्टूडेंट्स प्रेफर कि हम सेक्शन सी पहले करें, ये दोनों बाद में करें. सम से कि हम पहले ये करें, वो बाद में करें. और मैं इसके लिए कुछ आइडल नहीं बोलता कि क्या सही है, बिकॉज वेन यू विल डू मॉक्स, तुम मॉक्स करोगे, देन यू विल गेट टू नो कि किस स्टूडेंट का किस टाइप से कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, कौन पहले ये कर सकता है, कौन पहले ये कर सकता है. दैट इज ऑल विद प्रैक्टिस दैट वी विल लर्न. हम साइंटिफिकली प्रैक्टिकली लर्न करेंगे चीजें और उसके अकॉर्डिंग. तो टाइम मैनेजमेंट की अगर मैं बात करूं, देखो सेक्शन ए का क्वेश्चन है, अगर तुम्हारा एक क्वेश्चन है तुम्हारा प्रैक्टिकल, एक क्वेश्चन है थ्योरी. प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने में टाइम तुम्हारे को हो सकता है 2 से 3 मिनट भी लग जाए, हो सकता है 5 मिनट भी लग जाए. इसके लिए तुम्हारे को मेरी एग्जाम किट वीडियोस मिलेंगी, जिसमें मैंने सारे सेक्शन ए और बी के क्वेश्चंस कराए हुए हैं. और उसमें सिर्फ ऐसा नहीं है कि आंसर निकाल के बताया हुआ है, मैंने बताया हुआ है कि कैसे जल्दी हम आंसर निकाल सकते हैं. जब तुम सब्जेक्ट पढ़ोगे तुम्हें सब्जेक्ट के बारे में सब कुछ पता है, लेकिन एग्जाम के अंदर तुम्हारे को फास्ट आंसर्स कैसे निकालने, उसके लिए कुछ ट्रिक्स होती हैं. वो चीज मैंने सारी इन वीडियोस में बताई है. जैसे ऑड वन आउट रूल फॉलो करो, कि ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, अच्छा सीधा ही आंसर हो गया. डायरेक्टली निकालते तो पूरा कैलकुलेट करना पड़ता.
तो देयर आर लॉट ऑफ वेज जो मैं ये चीज कराऊंगा, तो इसमें कोई फिक्स नहीं है। थ्योरी क्वेश्चन में हो सके तुम्हें 10 सेकंड लगे, 10 सेकंड में आंसर आ जाए। तो मैं सिर्फ ये कहता हूं कि पर मार्क यू हैव एवरेज 2 मिनट्स, पर मार्क 2 मिनट, दैट मीन्स 40 मार्क्स हैं तो 80 मिनट्स इसमें, 30 है तो 60 इसमें, 30 है तो 60 इसमें। मैं तो ये फॉलो करता हूं, पर मार्क 2 मिनट्स। अब वो एवरेज स्टूडेंट्स की प्रैक्टिस करके आती है। तो अभी आई वुड सजेस्ट कि डोंट इवन थिंक अबाउट इट कि कितना टाइम लगना चाहिए, क्या होगा। आगे जब क्वेश्चंस करोगे तब ये सारी चीजें तभी क्लियर हो जाएंगी। क्या पता तुम सेक्शन ए और बी जो है इसको 1 घंटे में कर लो, बहुत सारे बच्चे कर लेते हैं, एक्चुअली कर लेते हैं, तो उनके पास अच्छा खासा टाइम होता है सेक्शन बी को करने का। तो ऐसी चीजें होती हैं, ये सारा प्रैक्टिस के ऊपर होता है। चलो आई मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, ठीक है ना। बाकी अगर कोई डाउट्स किसी के रह गए एग्जाम किट से तो प्लीज चैट बॉक्स में लिखें, मैं फिर देखूंगा उसमें से कौन से भी बताने वाले हैं, कौन से आगे वाले बताने वाले, आई विल टेल दैट। अब नेक्स्ट आता है पार्ट हमारा, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सभी के लिए, कि वी गाइड से कैसे हमारी क्लासेस चलेंगी, कैसे कैसे तुम्हें वीडियोस मिलेंगी, क्या क्या चीजें मिलेंगी, कैसे डिस्कशन होगी, एवरीथिंग अबाउट हाउ वी विल स्टडी इन वी गाइड। अब सबसे पहली चीज मैं बताता हूं, ये हाइब्रिड वालों को बताऊंगा, फिर जो इसमें से रिकॉर्डेड वालों को नहीं मिलेगी वो मैं तब बता दूंगा। निशान, इसके लिए मेरा जो वीडियो है, मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपनी बनाई हुई है, जो मैंने हाइब्रिड की इंट्रोडक्शन की बनाई थी, वहां मैंने बताया था 2 मंथ्स में हमारा सिलेबस कंप्लीट होगा। तो 15 अगस्त तक वी विल कंप्लीट आवर सिलेबस, उसके बाद रिवीजन एंड टेस्ट होंगे, वो मैंने ऑलरेडी वहां पे बताया हुआ है। प्लस अभी जो तुम्हें प्लानर मिलेगा उसके अकॉर्डिंग भी यू कैन एनालाइज। तो 2 मंथ्स लगेंगे पूरा सिलेबस करने में, टिल 15 अगस्त। उसके बाद हम आजाद हो जाएंगे और उसके बाद फिर हम प्रैक्टिस करेंगे। चलो, सो हाइब्रिड में सबसे पहली चीज तुम सबको क्या मिलेगी, ये बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि आगे ऐसा ना हो कोई भी चीज मिस हो जाए तो तुम्हें आगे थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाएगी, मतलब तुम फिर बाद में तुम्हें पूछना पड़ेगा। सबसे पहली चीज क्या है, हमारी वीकली डिस्कशन क्लास होगी सैटरडेज को। टाइमिंग मैं एक बार फ्राइडे को डिस्कस करूंगा सबके साथ, एंड आई विल प्लान द क्लास। सैटरडेज को हमारी वीकली डिस्कशन क्लास होगी। उस वीकली डिस्कशन में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, या मैं तुम्हें वीकली डिस्कशन से पहले बताता हूं क्या होगा। एवरी फ्राइडे, मैंने लास्ट टाइम ये मेथड फॉलो किया था एंड इट वर्कड वेरी वेरी वेल। तो एवरी फ्राइडे व्हाट विल हैपन, तुम सबको एक गूगल शीट मिलेगी। ये चीज वैसे कॉर्पोरेट में फॉलो होती है, जब तुम जॉब करने जाओगे वहां पे एक कॉर्पोरेट तुम्हारे को टाइम शीट मिलेगी एवरी वीक। वो चीज मैं यहाँ से इनकॉर्पोरेट कर रहा हूँ ताकि तुम्हारा काम भी ठीक हो जाए, चीजें क्रिस्टल क्लियर भी हो और कॉर्पोरेट कल्चर भी फॉलो होना शुरू हो जाए। तो एक गूगल शीट सबको मिलेगी एवरी फ्राइडे, जिसमें यहाँ लेफ्ट में तुम सबका नाम लिखा होगा, जिस मंथ में तुमने अटेम्प्ट देना है, सितंबर दिसंबर, वो यहाँ पे लिखा होगा। उसके बाद तुम्हारे को यहाँ पे लिखा होगा कि इस वीक के तुम्हारे क्या टारगेट्स है, जो मैं डिस्कशन वीडियो में भी बताऊंगा, डिस्कशन क्लास में। इस वीक के क्या टारगेट्स है, मैं हाइब्रिड वालों की बात कर रहा हूँ, इस वीक के क्या टारगेट्स है वो बताऊंगा। तुम सबको इसमें टाइप करना है कि तुम्हारा कितना टारगेट अचीव हुआ, क्या क्या तुम्हारे डाउट्स हैं। सो होगा क्या, लेट्स से मैंने इस वीक टारगेट दिया कि तुम्हें 3 चैप्टर्स करने हैं। तुमने 3 चैप्टर्स along with एग्जाम किट। अब वो एग्जाम किट करनी कैसे है वो भी मैं अभी आगे बताऊंगा। 3 चैप्टर्स along with एग्जाम किट करनी है, मैंने बताया। तुमने क्या करा, तुमने 2 चैप्टर्स विद एग्जाम किट करे, या 3 चैप्टर्स कर लिए, एक एग्जाम किट नहीं कर पाए 3rd चैप्टर की, तो यू विल राइट क्लियरली completed 3 chapters but exam kit of 3rd chapter is pending, you will write in front of your name। उसके बाद जो भी तुम्हारे डाउट्स हैं, पहली बात तो डाउट्स के लिए सबके लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा, हाइब्रिड वालों का अलग, रिकॉर्डेड वालों का अलग। जो भी उनके डाउट्स हैं वो व्हाट्सएप पे, आई एंड माय टीम विल बी टेकिंग केयर ऑफ ऑल योर डाउट्स, जो भी तुम्हारे आएंगे। आई विल टेक केयर ऑफ ऑल योर डाउट्स ऑन द स्पॉट, मतलब अभी पूछोगे तो ऐसा नहीं है कि 5 मिनट में, कोशिश करेंगे जितनी जल्दी हो सकता है तुम्हारे डाउट सॉल्व कर दिए जाएं। तो काफी डाउट तुम्हारे सॉल्व हो जाएंगे। कुछ छोटे मोटे डाउट्स रह जाते हैं तो यू विल राइट इन ऑन फ्राइडे कि ये मेरे डाउट्स है, टॉपिक्स में कुछ इशू है, कुछ भी डिस्कशन है वो। उसके बाद मैं उन स्टूडेंट्स को अपना एक इंडिविजुअल रिस्पॉन्स दूंगा। तो दिस इज लाइक अ टेलर मेड रिस्पॉन्स फॉर एवरी स्टूडेंट। हर स्टूडेंट के लिए अलग रिस्पॉन्स में दूंगा, ऐसा नहीं है सबको कॉमन दूंगा। मैं नहीं चाहता कि मैं सबको बोलूं इस वीक 3 दिन 4 दिन 5, बिकॉज सम स्टूडेंट्स आर देयर जिनकी स्पीड थोड़ी फास्ट है।
सम स्टूडेंट्स आर देयर जिनकी स्पीड थोड़ी स्लो है, सम स्टूडेंट्स आर देयर जो जॉब करते हैं, सम स्टूडेंट्स आर देयर जो बिल्कुल अभी कोई जॉब नहीं कर रहे, बीकॉम जो है वो अपनी कॉरस्पॉन्डेंस कर रहे हैं, दे हैव टाइम। सो सबके लिए इंडिविजुअल रिस्पॉन्स मैं बनाऊंगा ताकि किसी को ऐसा ना लगे कि मैं बहुत स्लो चल रहा हूँ, मैं सर ने जो टारगेट दिए थे वो अचीव नहीं कर पाया तो नेक्स्ट वीक वाले कैसे करूंगा मैं। सबके लिए इंडिविजुअल रिस्पॉन्स उनको मिलेगा एंड मैं व्हाट्सएप ग्रुप में ही बता दूंगा कि तुम्हारे को तुम्हारी शीट हैज बीन अपडेटेड, you can open that sheet again and you can see your individual tailor made response if required। अगर किसी से पर्सनली बात करनी है I'll also call that student, बिकॉज मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि मैं एक कॉमन चीज सबको बताऊं कि सबने 3 करने हैं, फिर 3 करने हैं, फिर 4 करने हैं, कोई स्टूडेंट रह जाए वो कहे यार मैं तो जॉब करता हूं या मैं कॉलेज जा रहा हूं, मेरे कॉलेज का फेस्ट आ गया तो इस वजह से कर नहीं पाया। सबके लिए मैं इंडिविजुअल रिस्पॉन्स बनाऊंगा ताकि तुम सारे एट पार 15 अगस्त तक अपना सिलेबस कंप्लीट कर पाओ और टेंशन ना हो कि कैसे कंप्लीट होगा, मेरा तो प्रीवियसली लैग चल रहा है, वो मेरा टेंशन है कि तुम्हारा लैग कैसे कवर कराना है। और इससे फायदा क्या होगा, जो हमारी डिस्कशन क्लास होगी वहां पे स्टूडेंट्स बोर भी नहीं होंगे, क्योंकि डिस्कशन क्लास में कई बार ऐसा होता है कुछ स्टूडेंट से डिस्कशन चलती है मेरी, फिर वो अपना रिस्पॉन्स बताता है ये हो पाया वो हो गया इससे नहीं कर पाया, बाकी स्टूडेंट्स का टाइम बहुत वेस्ट होता है एंड आई डोंट वांट कि डिस्कशन क्लास में एक भी मिनट हमारा वेस्ट हो। तो यहाँ तुम्हारे को रिस्पॉन्स मिल जाएंगे। इन डाउट्स में जो भी डिस्कशन करनी है वो मैं इन डिस्कशन क्लास में बताऊंगा, जो भी डाउट्स होंगे नेक्स्ट वीक की प्लानिंग बताऊंगा कि नेक्स्ट वीक तुम्हारे को कौन कौन से चैप्टर, यहां तो लिख भी दूंगा, कॉमन भी बता दूंगा, प्लस तुम्हारे को उस वीक और क्या करना है। जैसे मैंने बताया कि तुम्हें एमए का एक चैप्टर है प्रोजेक्ट अप्रेजल, वो देखना है, और तुम्हारे को अगर एग्जामिनर रिपोर्ट देखनी है जो मैंने अभी आगे डिस्कस करना है, वो सब कुछ तुम्हारे को वीकली डिस्कशन में बताऊंगा। तो वीकली डिस्कशन सबने अटेंड करनी है और ये शीट एवरी वीक एवरीवन हैज टू फिल, ताकि यू कैन आल्सो कीप अ ट्रैक कि तुम्हारा कितना सिलेबस कैसे कैसे हो रहा है और कैसे तुम अपना सिलेबस अगस्त में कंप्लीट करोगे। इस शीट के अकॉर्डिंग ही प्रीवियस बैच में मैंने देखा था बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने बहुत लेट ज्वाइन किया था, स्टिल दे वर एबल टू कंप्लीट द सिलेबस बाय 15th मार्च। रिकॉर्डेड में ये प्रॉब्लम आती है क्योंकि उसमें मैं पूरा कंप्लीट प्लानर देता हूँ पूरे कोर्स का, तो वहां पे बच्चे होते हैं मेरे को बोलते हैं कि सर मेरा इतने चैप्टर्स हो नहीं पाए एग्जाम से 5 दिन पहले, तो फिर मेरे को उनसे मैं बात भी करता हूँ, उनसे ऐसी बात नहीं है, बट वीकली डिस्कशन उनके साथ नहीं हो पाती। तो हाइब्रिड में ये है सबसे पहली और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो सबको मिलेगी। सेकेंड चीज जो मिलेगी दैट इज, अब जैसे मैंने इस वीक कहा तुम्हें 3 चैप्टर्स देखने हैं, तो इन तीनों चैप्टर्स की स्टडी टेक्स्ट की वीडियो, और ये बिल्कुल ही डिटेल्ड वीडियो है, ऐसा नहीं है कि मैंने बस फटाफट से कराया, बिल्कुल डिटेल्ड बुक में से प्रॉपर जो ई बुक है उसमें से एक एक टॉपिक कराया है, एक एक क्वेश्चन जो एक्टिविटी है वो सॉल्व करवाई है, और यू विल गेट द एग्जाम किट वीडियो कि इसके जो एग्जाम किट सॉल्यूशन है वो मैंने पूरे पूरे सॉल्व करवाए हैं। ये एग्जाम किट वीडियो और स्टडी टेक्स्ट सबको मिलेगी, चाहे रिकॉर्डेड हो चाहे लाइव। अब इनको करने का तरीका स्टूडेंट्स का क्या होगा कि जो एक चैप्टर तुमने करा, आफ्टर डूइंग द चैप्टर यू शुड नॉट डायरेक्टली वॉच द वीडियो ऑफ एग्जाम किट, फर्स्ट यू विल ट्राई द एग्जाम किट क्वेश्चंस बाय योरसेल्फ। काफी गलत होंगे इनिशियली, तो तुम लगा लो शायद हो सकता है 10 में से एक ही सही होंगे। Then you should watch my video and see how am I solving, understanding how to solve the question, then move to next chapter। उसके एग्जाम किट खुद सॉल्व करो सारी, देन मेरी वीडियो देखो इफ रिक्वायर्ड। अगर 80% क्वेश्चन सही हो रहे हैं, देन मतलब इनिशियली अगर 70% आंसर तुम्हारे सही आ रहे हैं, देन यू शुड फील कि हाँ यू आर एट अ वेरी गुड पेस। ये चीज सबको मिलेगी स्टडी टेक्स्ट इन एग्जाम किट वीडियोस, और प्लानर के अकॉर्डिंग ये सारे वीडियोस तुम्हारे को देखने होंगे। इन डिस्कशन में जो मैं बताऊंगा उन स्टूडेंट्स को वो वीडियो देखनी है। अब जैसे लेट से एक स्टूडेंट ने मेरे को बोला, उसने यहाँ पे लिखा कि सर मेरे को एक्सेल में काफी दिक्कत आ रही है, मुझे नहीं पता, तो उसके रिस्पॉन्स में क्या होगा, आई विल प्रोवाइड अ वीडियो कि ये वीडियो देख लेना, ही विल क्लिक ऑन दैट, शी विल क्लिक ऑन दैट एंड दैट वीडियो विल ओपन। तो वो इंडिविजुअल रिस्पॉन्स यहाँ सबको मिलेंगे। इसके साथ साथ सी पार्ट तुम्हारे को, जैसे कि मैंने बताया था, एक व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा, हाइब्रिड का अलग रिकॉर्डेड का अलग। जो भी उसमें डाउट्स होंगे आई विल बी दी वन हु विल बी सॉल्विंग ऑल योर डाउट्स। तुम चाहे पिक्चर क्लिक करके भेजो, चाहे उसमें टाइप करके भेजो, कॉन्सेप्चुअल डाउट है, वॉट एवर डाउट यू हैव यू विल राइट इन दैट व्हाट्सएप ग्रुप, आई विल बी दी वन हु विल बी सॉल्विंग दोज डाउट्स। इन वीडियोस में कई स्टूडेंट की एक क्वेरी होती है, बिकॉज जो सीए वाले स्टूडेंट्स है, सीए कर रहे हैं या जिन्होंने 11th 12th ऑनलाइन क्लासेस ली थी, काफी सारी जगहों पे ऐसा होता है कि वीडियो एक बार ही देख सकते हैं, 2 बार ही देख सकते हैं। ऐसा मेरे बैच में ऐसा कुछ नहीं है, अनलिमिटेड टाइम यू कैन वॉच द वीडियो फॉर 6 months और टिल एग्जाम क्लियर, विच एवर इज फर्स्ट। या तो तुम्हारा एग्जाम क्लियर हो जाए या फिर
अगर इन केस, वैसे तो मैं नहीं सोचता भी नहीं ऐसे किसी का एग्जाम क्लियर ना हो, बट इन केस कोई स्टूडेंट लेट से एग्जाम देता ही नहीं, तो 6 मंथ्स तक इन पूरी वीडियोस की वैलिडिटी रहेगी। व्हाट्सएप ग्रुप में तुम्हें ऐड किया जाएगा। उसके बाद तुम्हारे को 3 मॉक्स मेरी तरफ से प्रोवाइड किए जाएंगे। जो बुक में मॉक्स है एग्जाम किट में वो अलग है, मेरी तरफ से भी 3 मॉक्स प्रोवाइड किए जाएंगे। इसमें एक तुम्हारे को मॉक होगा सेल्फ इवैल्यूएटिंग मॉक, जो तुम करने के बाद खुद इवैल्यूएट करके मार्क्स अपने लगाओगे। 2 तुम्हें मिलेंगे एक्सपर्ट इवैल्यूएशन, जो आई विल इवैल्यूएट और मैं चेक करके बताऊंगा तुम्हारे कितने कितने मार्क्स कैसे कैसे आ रहे हैं, क्या कमी है। इसके अलावा जैसे कि मैंने बताया कि सेक्शन सी क्वेश्चंस जब तुम सॉल्व करोगे वो भी आई विल चेक, नॉट ऑल, सारे नहीं, पहले तुम खुद प्रैक्टिस करोगे, अपनी कमियां निकालोगे। जब तुम कॉन्फिडेंट हो जाओगे कि हाँ सेक्शन सी मैं कर पा रहा हूं या कर पा रही हूं, देन यू विल स्टार्ट सेंडिंग मी सेक्शन सी सॉल्यूशंस एंड आई विल चेक एंड आई विल टेल यू कहां कहां पे क्या कमी है फॉर हाइब्रिड स्टूडेंट्स। तुम एक्सेल में या वर्ड में इंटरप्रिटेशन का you'll send to me, I will check all the solutions। इसके साथ साथ अब बात आती है जो मैंने कहा था कि तुम्हें बुक हार्ड कॉपी क्यों नहीं लेनी, क्यों हार्ड कॉपी तुम्हें लेने की जरूरत नहीं है। एफआर के लिए यू विल गेट माय मैराथन वीडियोस एंड मैराथन नोट्स। मैराथन नोट्स सभी को मिलेंगे, चाहे हाइब्रिड हो चाहे रिकॉर्डेड। मैराथन वीडियो सिर्फ हाइब्रिड वाले स्टूडेंट को मिलेंगी। तो हाइब्रिड नोट्स में बेसिकली क्या है, मैंने पूरा सिलेबस जो है इसमें जो भी छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, जो भी फॉर्मुलेज हैं, सब कुछ मैंने अपने नोट्स में लिखा हुआ है। आई विल मेक यू गो थ्रू 4 चैप्टर के नोट्स सारे बने हुए हैं, बट मैं एक एक चैप्टर करके दिखाता हूं ताकि यू विल गेट टू नो कि कैसे नोट्स हैं। एंड जैसे ये हमारा है टिल चैप्टर नंबर 4, तो यू कैन हैव अ लुक एट दीज नोट्स। एफआर चैप्टर नंबर 1, ये सारे नोट्स मैंने बनाए हुए हैं। ये देखो, जो भी छोटी मोटी थ्योरी है वो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है समझाने के लिए, हर चीज मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, एवरीथिंग। ये देखो सब कुछ, सारे फॉर्मूलेस, जैसे सेकंड चैप्टर तुम्हारा आ गया, ये मैंने पूरा यहाँ पे समझाया हुआ है शॉर्ट में। थर्ड चैप्टर आ गया, इसमें जो भी समझना है, जितने भी फॉर्मूलेज हैं, everything is written in these notes, so you can take a printout of these notes with you। it is must need to take a printout of these notes। इन नोट्स का तुम्हारे को प्रिंट आउट लेना है एंड दैट इज ऑल रिक्वायर्ड, यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू टेक हार्ड कॉपी ऑफ द बुक। यहाँ पे सब कुछ क्लियर है, ठीक है। तो ये तुम्हारे को मैराथन वीडियोस, मैराथन नोट्स मिलेंगे। इसके साथ साथ तुम्हारे को बीपीपी की लेटेस्ट स्टडी टेक्स्ट और एग्जाम किट ई बुक्स मिलेंगी। ये मिलेंगी हाइब्रिड में, जो मेरे हाइब्रिड बैच है, और जो स्टैंडर्ड वाले हैं, रिकॉर्डेड वालों को ये ई बुक्स और स्टडी टेक्स्ट नहीं मिलेंगी। सो दिस इज ऑल दैट आई विल गिव इन माय हाइब्रिड बैच, ठीक है। इसके अलावा बाकी किसी से बात करनी है, कुछ डिस्कशन करनी है, वो सब कुछ मैं अपने हाइब्रिड स्टूडेंट्स के साथ प्रॉपर्ली मेंटेन रखूं। सेक्शन सी के क्वेश्चन, इसके अलावा और हम क्या डिस्कस करेंगे, इसके अलावा एग्जाम में एक होता है हमारा स्टडी हब, ये एसीसीए का है स्टडी हब। इस स्टडी हब में सेक्शन ए और सेक्शन बी, इनके बहुत सारे क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करेंगे, एसीसीए के क्वेश्चंस। और एक आता है एसीसीए का सीबीई प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म, जिसमें सारे सेक्शन सी के क्वेश्चंस जो पिछले अटेम्प्ट्स में आए हुए हैं, जितने भी पास्ट ईयर के सेक्शन सी के क्वेश्चंस हैं, वो सारे क्वेश्चंस तुम्हारे को एसीसी की साइट पे मिलेंगे। ये सारे क्वेश्चंस भी हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये ही एक क्रक्स है जिससे यू कैन प्लान टू स्कोर 85+ इन एफआर। ये भी हम सारे सॉल्व करेंगे। अब जो रिकॉर्डेड वाले हैं उनको लगेगा कि सर आप ये सॉल्व तो करोगे नहीं हमारे साथ। नहीं, देखो मैं तुम्हारे साथ सॉल्व नहीं करूंगा, बट जो भी अपडेट्स हैं इनके रिगार्डिंग के, कब तुम्हें कौन सा क्वेश्चन करना है, कैसे प्लान करना है, वो सब तुम्हारे को जो व्हाट्सएप ग्रुप होगा वहां तुम्हारे साथ डिस्कस किया जाएगा। जो भी अपडेट्स होंगे, कुछ भी होगा, जैसे फ्रॉम इस वीक ऑनवर्ड यू हैव टू सॉल्व सेक्शन सी का 1 क्वेश्चन, वो सब कुछ मैं तुम्हारे को व्हाट्सएप ग्रुप में बताऊंगा टू रिकॉर्डेड। हाइब्रिड वालों के साथ तो ये सारी चीजें डिस्कस होंगी। So this is all that I will give in my hybrid classes, discussion, doubts, ये सारी चीजें सब कुछ तुम्हारे हाइब्रिड क्लास में मिलेगा। रिकॉर्डेड में तुम्हारे को ये डिस्कशन वाला पार्ट नहीं होगा, ये रिकॉर्डिंग होगी तुम्हारे को, व्हाट्सएप ग्रुप होगा, एक तुम्हें सेल्फ इवेल्युएटिंग मॉक मिलेगा, मैराथन नोट्स तुम्हारे को मिलेंगे,
बुक्स अगर स्टैंडर्ड है तो मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। और स्टडी हब के ये डिस्कशन तुम्हारे साथ कि कब कौन सा क्वेश्चन करना है, कैसा करना है, व्हाट्सएप पे बताऊंगा, पर्सनलाइज डिस्कस नहीं करूंगा। एक आती है रिपोर्ट। बेसिकली क्या होती है, एसीसीए के जितने भी पास्ट ईयर क्वेश्चंस है, जितने भी पास्ट ईयर क्वेश्चंस आए हैं, जो स्टूडेंट्स अटेम्प्ट नहीं कर पाए थे, काफी गलत क्वेश्चंस हुए थे, डिफिकल्ट क्वेश्चंस थे, वो एसीसीए हर अटेम्प्ट के बाद उसकी एग्जामिनर रिपोर्ट निकालता है और वहां बताता है कि ये क्वेश्चन 80% स्टूडेंट ने गलत किया। वो एग्जामिनर रिपोर्ट भी मैं हाइब्रिड वालों के साथ डिस्कस करूंगा। प्रीवियस अटेम्प्ट की एग्जामिनर रिपोर्ट इंडिविजुअली आई विल डिस्कस विद द स्टूडेंट्स, एंड तुम खुद देखना व्हेन यू विल स्टार्ट द रिपोर्ट, व्हेन यू विल स्टार्ट स्टडिंग, एक एक क्वेश्चन मैं तुमसे पूछूंगा। एंड मेरे 2 बैचेस में मैंने ये देखा है कि 80 से 90% स्टूडेंट आंसर सही देते हैं। मतलब ये डिफिकल्ट क्वेश्चन के आंसर जो कोई नहीं कर पाया वो भी स्टूडेंट मेरे सही देते हैं। तो ये एग्जामिनर रिपोर्ट्स भी डिस्कस की जाएंगी। एक चीज, तुम नए हो, अगर जो भी स्टूडेंट एसीसीए फर्स्ट टाइम कर रहा है और ये पहला सब्जेक्ट है, एसीसीए कभी भी सेक्शन ए और सेक्शन बी जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं पुराने, वो कभी भी डिस्क्लोज नहीं करता। मतलब ऐसा नहीं होगा कि तुम्हें मिलेगा कि पिछले अटेम्प्ट में एसीसीए का पूरा पेपर कैसा आया था, नहीं। सिर्फ सेक्शन सी वाले क्वेश्चंस यू कैन गेट, ए और बी वाले क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे। सिर्फ वो मिलेंगे जो डिफिकल्ट थे, जो कोई अटेम्प्ट नहीं कर पाया था। सो दिस इज ऑल दैट आई विल प्रोवाइड टू माई स्टूडेंट्स। इस तरह से तुम पढ़ोगे तो एक स्ट्रक्चर क्या चलेगा हमारा। आज जैसे मैंने आज के, अगर मैं तुम्हें टारगेट्स बताऊं, सबको टारगेट्स, तो तुम्हारे टारगेट्स हैं, तुम्हारे को F3 की मेरी मैराथन वीडियोस देखनी है सारी। देन यू हैव टू डू चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2, चैप्टर ए along with exam kit questions. So this is this week's target for all the students. F3 मैराथन वीडियोस देखनी है, उसके बाद चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 के एग्जाम किट के क्वेश्चंस करने। पहले चैप्टर 1 करना है, फिर एग्जाम किट क्वेश्चन, चैप्टर 2 और इसके एग्जाम किट क्वेश्चन। गलत होंगे बहुत सारे, डाउट्स हो मुझसे व्हाट्सएप ग्रुप में पूछना, अदरवाइज नेक्स्ट डिस्कशन क्लास में हम ये डाउट डिस्कस करेंगे। देन इन वीडियोस को देखने का इट्स टोटली अप टू यू व्हेन यू वॉच दैट वीडियो। रात को देखो, दिन में देखो, टोटली अप टू यू। लेकिन कोशिश करो कि अच्छे से इसको स्प्रेड कर लो, टाइम थोड़ा सा मैनेज कर लो, दिन के 3 घंटे, 2.5 से 3 घंटे मिनिमम निकालने शुरू कर दो, सो दैट यू कैन वॉच द वीडियो एंड प्रैक्टिस द क्वेश्चन। अभी के लिए एटलीस्ट इतना निकालना टाइम शुरू कर दो, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। ज्यादा निकाल लोगे तो बेटर है। जैसे कई स्टूडेंट्स होंगे, सर चैप्टर 2 के बाद 3 भी स्टार्ट कर लें, कर लो, टोटली अप टू यू। उसके बाद फ्राइडे को यू विल गेट अ शीट फ्रॉम आवर साइड, शीट फिल करोगे। सैटरडे को वी आर गोइंग टू हैव अनदर डिस्कशन क्लास, जहां पे सारी चीजें जो पिछले अटेम्प्ट में, पिछले वीक हुई हैं, उसमें किसी का कोई डाउट, ये चीज। सो दिस इज ऑल दैट यू विल गेट इन वी गाइड। इसमें या ओवरऑल अब किसी को कोई डाउट है, लेट मी जस्ट चेक द कमेंट्स फर्स्ट। आई एम प्लानिंग टू गिव F2 till 30th. So when can I apply for FR course? Ankush, you can apply for FR course now. It's totally up to you. देखो सितंबर में अगर तुम्हें अटेम्प्ट देना है, you can apply for the FR course now. You can start studying the FR course. ठीक है, थोड़ा FR पे थोड़ा स्लो चल लो अभी। जैसे तुम्हारे को मैंने बताया कि तुम्हें जैसे मैराथन वीडियोस मैंने बोला देखने को, ये मत देखो अभी, क्योंकि तुमने F2 अगर अभी करा है तो F3 भी करा ही होगा। तो यू कैन पॉज दिस मैराथन वीडियो, एक एक चैप्टर करके देख लो थोड़ा बहुत। जब तुम्हारा एग्जाम हो जाए उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। Okay, next, sir, you said 3 hours is enough, but global pass rate is only 48%. What are the common mistakes of student and what is V-Guide pass rate? देखो, ग्लोबल पास रेट एज यू सेड इज 48%। उसका मैं ऑलरेडी रीजन तुम्हें बता चुका हूं कि यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं सेक्शन सी में गलती करते हैं, टाइपिंग स्पीड बहुत स्लो होती है उनकी, ठीक है। अगर मैं वी गाइड का पास रेट बताऊं तो हमारा जो पास रेट है दैट इज अबव 70%। जो स्टूडेंट एग्जाम देने जाता है, अब टोटल स्टूडेंट्स हमारे हैं, इसमें से इन्होंने एग्जाम ही नहीं दिया, ठीक है, वो नेक्स्ट टाइम में एग्जाम देंगे, आई डोंट कंसीडर देम। जिन्होंने एग्जाम दिया है 70% स्टूडेंट्स अभी तक मेरे पास हुए हैं, एंड दिस टाइम आई एम प्रीटी श्योर कि 70 का मैं 80% ले आऊं। ऐसा क्यों है, अब 70 भी क्यों है, 100% क्यों नहीं है? क्योंकि 100% पहली बात देखो कहीं भी तुम्हें नहीं मिलेंगे। दूसरा, बहुत सारे स्टूडेंट्स, मैं हमेशा सारे स्टूडेंट्स को एक बात बोलता हूं कि अपना टारगेट 85 प्लस का रखो। कोई भी स्टूडेंट ये नहीं सोचेगा कि मुझे पास होना है। पास होने के लिए कोई नहीं जा रहा है। अगर तुम सोचोगे पास होने जा रहे हो तो कोई भी नहीं जाएगा। सबका टारगेट 85 प्लस होना चाहिए। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, मैं सबको बता देता हूं। एक टर्म होती है स्लैशिंग, दिस इज नॉट मे बी ट्रू मे बी नॉट, बट दिस इज व्हाट आई अंडरस्टैंड।
व्हाट इज स्लैशिंग? एसीसीए को पता है कि उनको ग्लोबल पास रेट 48% ही रखना है। क्यों? क्योंकि अगर बहुत ज्यादा बच्चे पास होने लग गए और बहुत ज्यादा एसीसीएस बन गए तो एसीसीए की वैल्यू गिर जाएगी। दैट इज प्रीटी ऑब्वियस, एसीसीए की वैल्यू गिर जाएगी। तो व्हाट दे डू, वो अपनी पास रेट कम करते हैं। अब ऐसा तो नहीं है ना कि एक्चुअली 48% बच्चे ही हैं जो नॉलेजेबल हैं, हो सकता है उससे ज्यादा हो। तो व्हाट हैपेंस इज, लेट्स से तुम्हारे 65 मार्क्स आए, एसीसी ने क्या करा, उन्होंने बोला अभी कितने बच्चे पास हो रहे हैं? अभी 70% स्टूडेंट पास हो रहे हैं। अच्छा 70% पास हो रहे हैं, एक काम करो सारे स्टूडेंट्स के 10 मार्क्स कम कर दो। तुम्हें कोई मार्कशीट तो मिलेगी नहीं एसीसी की तरफ से, सारे स्टूडेंट्स के 10 मार्क्स कम कर दो। जब 10 मार्क्स कम करे, अब पास परसेंटेज आ रहा है 60%। अच्छा एक काम करो 7 मार्क्स और कम कर दो, अब पास रेट कितना आ रहा है? अब आ रहा है 49%। एक काम करो 1 मार्क्स सबको और कम कर दो, सॉफ्टवेयर में ही तो करना है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। अब आ रहा है 48%, परफेक्ट। अगर तुमने 65 की प्लानिंग करी है और इतने मार्क्स तुम्हारे आए हैं, भले ही तुम पास हो रहे हो, 10, 17 और 1 18, 18 मार्क्स तुम्हारे कम हो गए। कितने रह गए तुम्हारे? 47 मार्क्स। 47 मार्क्स तुम्हारे जो हैं वो रह गए और तुम नहीं पास हो पाए। बहुत सारे स्टूडेंट 45 टू 50 के बीच में रह जाते हैं इसी वजह से। तो तभी मैं बोलता हूं कोई भी स्टूडेंट ये प्लान नहीं करेगा कि उसको पास होना है, एसीसी में तो 50 से ऊपर पास हो जाता है। टारगेट अपना रखो 85 प्लस। और इसके लिए मैंने एक चीज ऑडिटिंग में भी कही है, एफआर में भी कहूंगा, दिस इज द बेस्ट दैट आई कैन डू इज, जिस स्टूडेंट के 90 प्लस मार्क्स आएंगे एफआर में, उनको, ये सिर्फ हाइब्रिड वालों के लिए याद रखना, दिस इज ओनली फॉर हाइब्रिड, जिस स्टूडेंट के 90 प्लस मार्क्स आएंगे उनको हम 10,000 का प्राइस देंगे। जिनके 85 टू 90 के बीच में आएंगे उनको हम 5,000 का प्राइस देंगे। दिस प्राइस इज ओनली टू एनकरेज यू, मतलब ओनली इन द सेंस ये नहीं है कि तुम्हें मिलेगा, नहीं मिलेगा, बट दिस इज टू एनकरेज यू कि अपना टारगेट हाई रखो। मे बी कुछ स्टूडेंट जो रिकॉर्डेड वाले हों वो सोचें कि सर हम हाइब्रिड ले लेते हैं, हम तो 90 प्लस ले आएंगे, स्कॉलर बच्चे हैं, लाओ 90 प्लस, ले जाओ पैसे सारे वापस। ठीक है ना? सो ये चीज मैंने प्लान करी है और दिस इज फॉर योर वेलफेयर ओनली। Okay, next out, sir, student who purchase standard plan will not get access to study hub. See, जो ये study hub है, study hub और प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म, जो स्टडी हब और प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म है, ये दोनों तुम्हारे एसीसीए के लॉगिन में होंगे, इसका वी गाइड से कोई रिलेशन नहीं। व्हेन यू लॉग इन टू एसीसीए, वहां पे मैं एक बार दिखाऊंगा, जब तुम्हारे का सबका लॉगिन बन जाएगा, आई विल शो यू के लॉगिन में जाके वहां पे तुम्हारा एक सेक्शन आता है माई क्वालिफिकेशन, देन राइट साइड में यहाँ पे लिखा होगा, काफी सारी चीजें होंगी, माई मार्कशीट एंड ऑल। तो यहाँ होगा सीबी प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म, यहाँ होगा स्टडी हब, यू विल क्लिक ऑन दैट एंड स्टडी हब से यू कैन डू दी क्वेश्चंस। आई विल मेक अ वीडियो एंड आई टेल यू कि स्टडी हब से कैसे तुम क्वेश्चंस देख सकते हो, सीबी प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म से कैसे कर सकते हो। आई ऑल्सो शो दैट, डोंट वरी अबाउट इट, बट इसके लिए वी गाइड का कोई रिलेशन नहीं। How will I plan through recorded lectures because of job and how much time sufficient to study? Admin, I just told you that you will have to just take 2.5 to 3 hours a day. इतना ही टाइम निकालने से ज्यादा निकालने की जरूरत नहीं है। और वीडियोस यू विल गेट, जब भी टाइम लगे वीडियो देखो, उसके बाद एग्जाम के क्वेश्चन करो। दिस इज हाउ यू शुड स्टार्ट स्टडिंग, बिकॉज इफ यू आर डूइंग जॉब तो डेफिनेटली, एंड यू आर प्लानिंग टू डू एसीसीए, तो टाइम तो देखो निकालना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है कि अगर जॉब जाना है, 9 to 7 की जॉब है, उसके बाद घर आके खाना पीना सोना, then तो you, then definitely no one would plan ACCA ना। If you are planning to do ACCA, then you have to take out time. तो 2.5 to 3 hours you have to take out every day, and ऐसा नहीं है कि एक दिन में एक चैप्टर कंप्लीट करना है, टोटली अप टू यू। पूरे वीक में इतना होना चाहिए। अगर लगता है कि हाँ एक दिन में ज्यादा भी कर सकता हूँ, ज्यादा कर लो, अगर लग रहा है कि नहीं हो सकता, ठीक है, नेक्स्ट डे पोस्टपोन कर दो। बाकी तो मैंने बोला ये कि इंडिविजुअली हमने डिस्कशन करनी है यहाँ पे। आकाश सर, बीकॉम के थ्रू रजिस्ट्रेशन करवाया या सीए इंटर के थ्रू, इज देयर एनी डिफरेंस, क्योंकि आई वांट टू टेक ऑडिट एग्जामिनेशन। आकाश मैंने बताया था ये चीज हम पर्सनली डिस्कस करेंगे एग्जामिनेशन वगैरह वाली, ठीक है, क्योंकि वो इट्स अभी इससे रिलेटेड नहीं है, वो मैं डिस्कस करूंगा तुम्हारे साथ। सर ऑलरेडी रजिस्टर्ड फॉर हाइब्रिड क्लासेस बट आई लिव आउट ऑफ इंडिया सो देयर विल बी टाइम गैप, हाउ विल यू मैनेज सैटरडे एंड संडे डिस्कशन? कोई बात नहीं, देखो रवि, जो भी तुम्हारा एज पर इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, मैं टाइम वही डिस्कस करूंगा। मोस्टली जो मेरा टाइम होता है दैट इज 3 PM। सैटरडेज को 3 PM को मेरी क्लासेस होती हैं। तो इस मोस्टली तुम कहीं भी रहोगे तो तुम्हारी 12 to 6 के बीच में ये क्लास स्टार्ट होगी, ठीक है ना? तो फ्राइडे को आई विल डिस्कस विद ऑल ऑफ यू कि क्या टाइम, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम तुम्हारे लिए फीजिबल है,
जो टाइम वहां पे तुम्हारा हो रहा होगा उस टाइम पे ज्वाइन कर लो बैच, ठीक है ना। तो तुम्हारी कंट्री के अकॉर्डिंग भी आई विल प्लान कि मैं टाइम बता दूं कि जो इंडिया में टाइम होगा तो तुम्हारे कंट्री के अकॉर्डिंग क्या टाइम होगा। Sure, sir. I'm planning to study 5 hours a day. And 5 hours a day is more than sufficient. It's more than sufficient. Don't worry about it. ठीक है, किसी भी स्टूडेंट को और कोई डाउट गाइस? I have a one What is the question, sir. process to जो ये Sir, परचेज करने का प्रोसेस है, ये इस क्लास के बाद हाउ टू परचेज द क्लासेस वो तुम्हें मिलेगा, प्लस यू विल गेट अ वीडियो, यू विल गेट 3 थिंग्स आफ्टर दिस क्लास। पहला, how to purchase my course. Second, how to register in vGuide app and how to watch videos. और एक और वीडियो तुम्हें मिलेगी नेक्स्ट क्लास से, नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें यू विल नॉट गेट द लिंक जैसे इस बार मिला था, वो vGuide ऐप से ही यू हैव टू ज्वाइन। तो उस ऐप में यू विल गेट टू नो कि कैसे यू कैन क्लिक ऑन, जहां पे लाइव क्लास का लिंक होगा उस पर क्लिक करके यू कैन डायरेक्टली ज्वाइन द क्लास। वो चीज तुम्हारे को उसकी वीडियो बताई जाएंगी। सर वेयर कैन आई वॉच F3 मैराथन वीडियोस? ये सब मेरा vGuide पे है, एवरीथिंग इज ऑन vGuide। F3 मैराथन वीडियोस, F7 चैप्टर 1 चैप्टर 2 कैसे देखना है वो सब कुछ तुम्हें बताया जाएगा। सर कैन आई गो विद F7 F8 टुगेदर? यस यू कैन गो, यू कैन गो F7 एंड F8। सर कैन आई इंस्टॉल vGuide ऐप लैपटॉप? नहीं, लैपटॉप में vGuide ऐप नहीं होगी, बट यू कैन गो टू गूगल एंड वहां से vGuide वेबसाइट यू कैन चेक। चलो गाइस, बिफोर यू ऑल लीव, अच्छा किसी और को कोई डाउट है? Sir, sir, please suggest the registration in vGuide as well because I am coming from clear IPCC. ठीक है, admin will discuss about it. Handwritten notes will be printable. Yes, Adi, these are printable. You will get the notes. उसका तुम प्रिंट आउट निकाल के अपने साथ रख लेना। Guys, before you all leave, sir, I have and before we start, one yes, question. yes. Sir, in bookshelf, you tell bookshelf application. Sir, Yes. how we will, it is, we just install the app and then we can study from it. I'll tell you what will happen. You will get the book codes on mail. Book codes you will get on the email. आपको क्या करना होगा? यू हैव टू डाउनलोड, उसमें सारा प्रोसेस लिखा होगा। यू हैव टू डाउनलोड बुक शेल्फ ऐप डाउनलोड करके पीसी में भी और मोबाइल में भी। उसके बाद वहां पे आता है रिडीम कोड्स। यू हैव टू राइट द कोड हियर एंड क्लिक एंटर, वो ऑटोमेटिकली बुक आपके बुक शेल्फ में आ जाएगी। Okay, sir. Okay, sir. Okay, sir. ठीक है, Okay, sir. चलो गाइस, बिफोर यू ऑल लीव, व्हेनेवर आई स्टार्ट अ सेशन, मैं एक बार सारे स्टूडेंट्स के साथ, अभी मीना ने वैसे एक चीज तुम्हें बतानी है, बट बिफोर दैट, whenever I start a session, मैं सारे स्टूडेंट्स के साथ I just request you all to एक बार अपना जो कैमरा है, प्लीज कैमरा एक बार ऑन कर लो, एंड वी कैन ऑल डू अ थम्स अप, वाइड थम्स अप, सो दैट you take a pledge today that I will score 85 plus marks. I just want one thing, one help. I'll also turn on my camera. एक रिक्वेस्ट है सबसे, that you all pledge that you all will score 85 plus marks in your exam. Please guys, just request, एक बार अपने सारे कैमरा ऑन कर लो। चलो कोई बात नहीं, अभी बाकी स्टूडेंट्स ने नहीं करा, जिन्होंने भी करा है गाइस एक बार बस सारे थम्स अप कर लो कि यस। अभी मैं इसका स्नैपशॉट ले लेता हूँ कि यस, वी ऑल प्लेज टू स्कोर 85 प्लस मार्क्स इन ऑडिटिंग, और जो फीस हम सर को देंगे वो सारे पैसे हमने सर से वापस लेने। ठीक है, चलो थैंक यू गाइस, एंड किसी का कोई डाउट अगर है तो प्लीज मुझसे पूछे। Thank you, sir. Thank you so much. ठीक है, आई थिंक मीना यू कैन कंटिन्यू विद जो तुम्हें बताना था vGuide के बारे में। गाइस, देयर इज वन थिंग व्हिच मीना वांट टू टेल एवरीवन। Yes, sir. Thank you so much. Thank you so much for the wonderful session. And thank you everyone for joining the session. So I would like to let you all know about our vGuide job portal.
So apart from imparting professional courses, V-Guide is also a job portal. So let me share my screen and show you how you can apply to the jobs as well. All right. So when you register through our application or our website, this is our website user interface, and आपको ऐसे यहाँ पर courses available होते हैं. You can view courses from here by clicking on view lesson, and material आपको यहाँ पर available होता है material section पे, and live classes यहाँ पर होते हैं, और जो भी आपके tests provide किए जाते हैं from practice tab से आपको accessible होते हैं. Now let me show you the jobs we have posted here. So recently we collaborated with this company named EcoBloom International. They have shared this position of US Audit Associate. इसमें 3 months to 1 year का experience चाहिए audit. And अगर आपके पास ये experience है and if you are interested in applying for the job, then you can just apply it now. और भी jobs हैं and we will keep on posting new jobs as well. Okay. And और इसमें आपको ज़रूरी नहीं है कि आप वेबसाइट के थ्रू लॉग इन करें. आई गेस रजिस्टर करना पड़ेगा आपको. यस. और अगर आप एप्लीकेशन से अप्लाई करना चाह रहे हैं तो माई लर्निंग टैब के साइट से आपको बीच में जॉब्स का ऑप्शन मिलेगा. यू कैन गो देयर एंड अप्लाई फॉर द जॉब. All right. So thank you so much everyone for joining the session. Guys, one thing, एक चीज मैं सबको बता दूं, जैसा कि मीना ने अभी बताया है जॉब्स का. आई एम ऑल्सो वर्किंग ऑन समथिंग फॉर ऑल ऑफ यू. बिकॉज होगा क्या, जब तुम अपना FR ऑडिटिंग 2-3 पेपर्स और क्लियर करोगे, यू विल लुक फॉर इंटर्नशिप, जो ACCA में PER कही जाती है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट फॉर 3 years. तो सबको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करनी है, उसके लिए आई एम वर्किंग ऑन Yes, समथिंग sir. दैट इज लाइक आई एम प्लानिंग विद लॉट ऑफ आई एम डिस्कसिंग दिस थिंग एंड वी आर वर्किंग कि मैं इंडिया में जितने भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स प्रैक्टिसिंग हैं, जिनके अपने ऑफिसेज हैं, दे नीड्स आर्टिकल्स, चाहे CA हो चाहे ACCA. तो मैं प्लान कर रहा हूं कि मैं उनसे टाई अप करूं, एंड उनसे टाई अप करने के बाद व्हाट विल हैपन दैट जितने भी स्टूडेंट्स प्रैक्टिकल ट्रेनिंग अपनी करनी चाहते हैं कि हमें प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करनी है, दे कैन डू दी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग अंडर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट. पैसे थोड़े कम मिलेंगे, लेकिन आई विल टेल यू व्हाई इट इज बेनिफिशियल फॉर ऑल. अभी तो तुम सब पहले पढ़ोगे, उसके बाद की बात है, बट आई विल टेल यू व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट. देखो, एक ACCA जो होता है, ACCA मैंने इनिशियली बताया था, ACCA के पास मेजरली 3 से 4 फील्ड्स होती हैं. एक होती है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, एक होता है ऑडिटिंग, एक होता है टैक्स मेजरली. ठीक है. फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इज समथिंग विच इज कॉमन, जो हर जगह यूज हो सकती है. ऑडिटिंग भी मोस्टली यूज हो सकती है. इन ACCA यू विल स्टडी UK टैक्सेशन, यू विल नॉट स्टडी इंडियन टैक्सेशन. मतलब यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट इंडियन टैक्स, नीदर GST, इसके बारे में यू डोंट नो एनीथिंग. तो इससे क्या होता है, थोड़ा सा जो जॉब स्कोप है हमारा, वो कम हो जाता है. ऑडिटिंग भी अगर तुम ACCA करने के बाद डायरेक्टली किसी बिग 4 में जाओ, बिग कंपनी में जाओ जॉब करने के लिए, तो वहां पे भी ऑडिटिंग में तुम्हारा कोई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं है, तुमने सिर्फ अभी लर्निंग करी है, प्रैक्टिकली नहीं करा. तो थोड़े बहुत इश्यूज आने के चांसेस होते हैं, एक अच्छी जॉब मिलने के चांसेस कम होते हैं. तो मैं क्या प्रेफर करता हूँ कि ACCA जर्नी में जो तुम्हारी 3 साल की PER होती है, वो किसी भी CA फर्म के अंडर करो. उससे क्या होगा, बिकॉज CA फर्म के अंडर जब तुम करोगे, यू विल गेट टू नो समथिंग अबाउट इंडियन टैक्सेशन, यू विल गेट टू नो समथिंग अबाउट GST. उनका प्रेफरेंस, आई एम डिस्कसिंग विद थिंग्स विद देम. मैं उनको सबको यही बोलूंगा कि यू शुडंट एक्सपेक्ट कि ACCA को इंडियन टैक्स के बारे में पता होगा. यू हैव टू टीच देम, एंड नॉट पूरा, थोड़ा बहुत. आजकल सब कुछ सॉफ्टवेयर से ही होता है, सिर्फ फिगर्स डालनी होती है कि इंडियन टैक्स में ये फिगर डाल दो, ये फिगर डाल दो, ऑटोमेटिकली टैक्स कैलकुलेट हो जाएगा. तो एटलीस्ट वो चीजें तुम्हारे को पता चल जाएंगी, एंड तुम्हारा जॉब स्कोप इंक्रीज हो जाएगा. तो अभी तो यू हैव मेनी पेपर्स, 3-4 पेपर्स टू गो. जब भी तुम PR का सोचोगे, माय प्लान, आई एम वर्किंग ऑन दिस एंड आई एम प्लानिंग कि मैं 2-3 महीने में इस चीज पे करूं, कुछ ना कुछ निकालूं. उससे क्या होगा, जब भी किसी को जॉब करनी है या आर्टिकलशिप करनी है किसी CA के अंडर, तुम्हें अपना सिर्फ V-Guide ऐप पे जाना होगा. वहां जाने के बाद
जो भी तुम अपना सीवी वगैरह जो भी इंफॉर्मेशन है वो अपलोड करोगे, तुम्हारे एरिया में जितने भी सीएज होंगे जो आर्टिकल्स ढूंढ रहे हैं, यू विल गेट देयर लिस्ट, यू कैन कॉन्टैक्ट देम डायरेक्टली एंड उनके पास तुम अपनी ट्रेनिंग कर सकते हो 3 साल की। ये पीईआर जब तुम सीए फर्म के अंडर करोगे, वो तुम्हारी पीईआर में एलिजिबल होगा। कि पीईआर में क्या क्या एलिजिबल होता है, सीए फर्म वाला पीईआर में एलिजिबल होगा। अगर तुम सबको जानना है व्हाट एग्जैक्टली पीईआर इज, तो मेरी यूट्यूब पे ऑलरेडी इसकी वीडियो है, सर्च कर लेना पीईआर बाय अंशुल मित्तल, वो वीडियो देख लेना, यू विल गेट टू नो व्हाट एग्जैक्टली पीईआर इज। इसके लिए आई एम वर्किंग एंड दिस वुड बी वेरी हेल्पफुल। प्लस जैसा कि अभी एक कंपनी हमारे साथ आई है, आई एम प्लानिंग टू इंट्रोड्यूस लॉट ऑफ कंपनीज विद मी एंड प्रशांत आर वर्किंग, कि हम बहुत सारी कंपनीज यहाँ पे लेके आए कि जब तुम एसीसीए बन जाओ, यहीं से तुम्हारी जॉब भी लग जाए, यहीं से तुम्हारी ट्रेनिंग भी हो जाए, जितनी चीजें हो सकती हैं वी वांट टू प्रोवाइड यू एंड दैट इज ऑल दैट आई कैन डू फॉर यू। Anyone has any doubt in anything or we can end the session, guys? Sir, one thing I want to ask. Yes, सर Parul. ये पीआर का जो आपने अभी बताया है आर्टिकलशिप का, ये कितने पेपर हमारे एसीसी के हो जाने चाहिए इफ देखो लाइक पीईआर आगे? तो कभी भी कर सकते हो, पीईआर कभी भी कर सकते हो। अगर हम्म। इसी से स्टार्ट करने से पहले भी जॉब चल रही है वो भी कंसिडर होता है। बट मेरी एक्सपेक्टेशन सारे स्टूडेंट्स के साथ ये होती है कि जब तुम एफआर, डबल ए और पीएम ये 3 पेपर्स कर लो, उसके बाद, ओके। क्योंकि इसमें ग्रेजुएशन का सेकेंड ईयर तक निकल जाता है, उसके बाद यू कैन एक्सपेक्ट टू स्टार्ट दिस ट्रेनिंग, क्योंकि सेकेंड ईयर के बाद होता है कि बच्चे कॉलेज जाते ही नहीं है, देन यू कैन एक्सपेक्ट कि तुम ये कर सकते हो, अदरवाइज आफ्टर द ग्रेजुएशन। तो पेपर्स की बात नहीं, इट इज आफ्टर द ग्रेजुएशन। जो ग्रेजुएशन नहीं कर रहे वो एफआर, डबल ए और पीएम ये 3 पेपर्स जब क्लियर हो जाए, इसके बाद दे कैन प्लान टू स्टार्ट देयर पीईआर। प्रणव, हाउ मच स्टाइपेंड टू एक्सपेक्ट? देखो मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ, अगर सीए आर्टिकल हो, कोई आर्टिकल को आज की डेट में 5, 6, 7 हजार ही मिलते हैं, तुम्हें भी इतने ही मिलेंगे, इससे ज्यादा नहीं मिलेंगे। बट दिस इज नॉट समथिंग दैट यू आर गोइंग टू अर्न मनी, यू आर गोइंग टू लर्न थिंग्स। तुम जब एक सीए के पास जाओगे, अब तुम नॉर्मली अगर जॉब करने जाओ, वहां पे जैसे मीना ने बताया, पहली रिक्वायरमेंट क्या है, 1 ईयर एक्सपीरियंस, 5 मंथ्स एक्सपीरियंस, पहली रिक्वायरमेंट ये होती है। तो you are getting those experience under a CA firm. You are learning about Indian taxation, GST. You will learn about audit, FR. क्योंकि सीए फर्म जो होती हैं, छोटी सीए फर्म्स, नॉट बड़ी, छोटी सीए फर्म के पास बहुत काम होता है, इन द सेंस वो तुमसे एफआर भी कराएंगे, ऑडिट भी कराएंगे, ये भी कराएंगे, बहुत चीजें कराएंगे। तो यू विल लर्न लॉट ऑफ थिंग, एक्सपोजर बहुत ज्यादा होता है। अगर बिग फोर में जाके आर्टिकलशिप लगे, बिग फोर में भी तुम आर्टिकलशिप कर सकते हो, वहां तुम्हें स्टाइपेंड भी 25,000 मिल जाएगा। बट प्रॉब्लम क्या होगी, वो तुम्हारे को सिर्फ एक ही फील्ड में डालेंगे, दे विल जस्ट पुट यू इन, जैसे टैक्सेशन में डाल दिया, बस यही कराया जा रहा है। वो ना एफआर कराएंगे ना ऑडिट कराएंगे। और अभी तो तुमने पहले से ही अगर इस चीज में घुस गए तो लाइफ लॉन्ग इसी में रह जाओगे। अगर तुम किसी सीए फॉर्म में ट्रेनिंग करोगे, वो सब कुछ तुम्हें सिखाएगा, देन इट्स अप टू यू विच वन टू चूज। अगर कोई नहीं पसंद आ रहा, जॉब उसकी नहीं अच्छी लग रही, 2 साल बाद चेंज करके ऑडिटिंग में चले जाओ, बट यू विल हैव दैट एक्सपीरियंस विद यू। तो दैट्स वाई सीए फर्म इज गुड। एंड जो भी स्टाइपेंड मिलेगा उसको तो सिर्फ कहते हैं ना, प्रसाद समझ के रखना कि ये मेरा प्रसाद है, अभी अगले 3 सालों के लिए मेरे को प्रसाद मिल रहा है। और जैसे कहते हैं मेडिकल स्टूडेंट्स के साथ काफी घिसाई पिटाई होती है, एसीसी के साथ, सीए फर्म के साथ भी बहुत घिसाई पिटाई होगी। बट कहता है ना, एक जो हीरा होता है, एक जो डायमंड होता है, मेरी ड्राइंग ज्यादा अच्छी नहीं है, एक जो डायमंड होता है, डायमंड हमेशा घिसने के बाद ही बनता है। अभी तुम्हारे को, अभी तुम्हारी कटिंग चल रही है, यू आर एक्चुअली इन अ पॉइंट जहां पे तुम्हारी कटिंग चल रही है। कटिंग के बाद जब तुम पीईआर करोगे किसी सीए फर्म में, तब तुम्हारी घिसाई होगी और चमक तभी आएगी। एंड तुम देखना, अगर तुम किसी सीए फर्म में 3 साल प्रैक्टिकलशिप कर लो, आर्टिकलशिप सॉरी, कितनी जॉब्स ऑफर तुम्हारे पास आएंगे। एंड 10 सीवीज में से यू विल बी प्रेफर्ड फर्स्ट, बिकॉज तुम्हारे पास एक्सपीरियंस ज्यादा होगा काफी चीजों का। सीवी में लिखने को बहुत कुछ होगा तुम्हारे पास, मैंने ये करा है, वो करा है, ये करा है, इस कंपनी की बुक्स भी बनाई, इस कंपनी का ऑडिट भी करा, इसका टैक्स भी करा, ये भी करा। जो बिग फोर्स में होता है उनके पास एक्सपीरियंस ही होता है, सिर्फ टैक्स में काम करे, बस। ठीक है, तो अभी मत सोचो इसके बारे में ज्यादा, जब टाइम आएगा तब सोचेंगे, हो सकता है स्टाइपेंड तब तक बढ़ जाए। ठीक है ना, इन्फ्लेशन हो रहा है, चीजें हो रही है, बढ़ जाए। अभी सिर्फ अपना स्टडी पे फोकस करो। ठीक है, एनी स्टूडेंट हैज एनी डाउट गाइस? एक्चुअली आई डिडंट एक्सपेक्ट कि सेशन काफी बड़ा होगा, बट आई एम रियली हैप्पी कि सेशन काफी बड़ा है। एंड अभी किसी ने डाउट नहीं पूछा। तो गाइस आई होप सबको सेशन अच्छा लगा हो। एंड सबको जो चीजें मैंने बताना चाह रहा हूँ एफआर के बारे में,
वो चीजें समझ आई हो, बेस तुम्हारा थोड़ा सा क्लियर हो गया हो, सब्जेक्ट का एक इंट्रोडक्शन तुम्हें अच्छे से हो गया हो। कितने पेपर क्लियर करने के बाद आर्टिकलशिप ज्वाइन करनी चाहिए? अभी मैंने बताया, ये 3 पेपर्स क्लियर करने के बाद यू कैन ज्वाइन दी आर्टिकलशिप। आकाश, अगर बीकॉम कर रहे हो, ग्रेजुएशन कर रहे हो, तो ग्रेजुएशन करने के बाद करना, उसके साथ मत करना। क्योंकि जब तुम किसी सीए के पास जाओगे, वो भी एक्सपेक्ट करेगा कि तुम पूरा टाइम उसके पास रहो। अगर बीकॉम के एग्जाम है, एसीसी के एग्जाम है, वो इतनी छुट्टियां नहीं देते। बीकॉम नहीं कर रहे, देन यू कैन प्लान आफ्टर दीज 3 पेपर्स। Sir, I'm sorry, sir. I couldn't show my face today, sir. For thumbs up, sir. कोई बात नहीं हसन, कोई बात नहीं, काफी स्टूडेंट नहीं दिखाया, बट दैट्स कंप्लीटली फाइन, ऐसा कोई बात नहीं है, नाम Sir, तो आ गया ना बस। Okay, sir. Keep me in your prayers, sir. पार्डन? Keep me in your prayers, sir. To Almighty, in your prayers. I can complete all. ओके, Bye. ठीक है गाइस, आई होप सबको सेशन अच्छा लगा हो। मेरा जो मेन पर्पस था वो था कि सबको एफआर के बारे में सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर हो जाए, सब्जेक्ट का पैटर्न, तुम्हें हमसे क्या मिलेगा, सब्जेक्ट में क्या है, उसका बेस क्या है, क्या तुम्हारे प्री रिक्विजिट है सब्जेक्ट के लिए, वो सब कुछ अच्छे से सबको क्लियर हो गया हो। ठीक है, आई स्किप द मीटिंग इन बिटवीन द आर्टिकलशिप कंपल्सरी फॉर एसीसीए। यस आदि, एसीसीए करने के लिए तुम्हारे को पीईआर करनी पड़ती है, एंड दैट इज नॉट आर्टिकलशिप। पीईआर अगर तुम कोई नॉर्मल जॉब भी करो, कॉल सेंटर में जॉब भी करो, तब भी वो पीआर में कंसिडर हो जाती है। बट आई सजेस्ट कि पीईआर शुड बी डन इन अ वेरी गुड वे, क्योंकि पीईआर पे तुम्हारा पूरा फ्यूचर डिपेंड होता है कि आगे किस कंपनी में जॉब मिलेगी। बाकी ये जो सेशन है, दिस सेशन विल आल्सो बी रिकॉर्डेड, तो जिन्होंने सेशन नहीं देखा है, लेट ज्वाइन किया, दे कैन वॉच दिस सेशन। तो गाइस, एक रिक्वेस्ट मेरी सारे स्टूडेंट से ये है कि ये जो सेशन है, इट विल बी रिकॉर्डेड एंड आई विल पुट इट ऑन यूट्यूब एज वेल, प्लस यू विल आल्सो गेट अ लिंक ऑफ दिस इन दी वी गाइड ऐप एज वेल। रिक्वेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स इज, अगर किसी के भी नोन फ्रेंड ने एफआर का सब्जेक्ट बैच ज्वाइन करना है, तुम्हें अगर मेरा बैच अच्छा लगा, समझ आया अच्छे से, एंड यू थिंक कि मेरा बैच और अच्छा आगे तुम्हें समझ आएगा, तो यू कैन आस्क योर फ्रेंड्स एंड नोन्स कि वो मेरा जो बैच है वो ज्वाइन कर सकते हैं। यू कैन शेयर द डिटेल्स, ये वीडियो भी उन सबको तुम शेयर कर सकते हो। बाकी किसी की कोई भी डाउट अगर रह गए हैं तो दे कैन आस्क इन द ग्रुप, वहां पे उनके सारे डाउट्स जो हैं मैं सॉल्व कर दूंगा। बाय गाइस, एंड थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग, एंड वेलकम टू वी गाइड, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। Thank you, sir. All the best, guys. Okay, so we are winding up. Thank you. Bye.